आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, गोल आपका वज़न कम करना है, आप पुशअप्स और जंपिंग कर रहे हो, आपका हैमस्ट्रिंग, आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल आपको अलाउ नहीं स्टिफ कर हो रहे रहे हैं ऐसे ही। हैं, दे आर टेयरिंग यू अपार्ट। एंड एक्सरसाइज बाय डेफिनेशन इज़ नॉट ए गुड थिंग बाय द वे। यकीन करें ये एक्चुअल अल्फाज हैं उनके कि यार मैं अपने बच्चों को गोद में नहीं उठा पाता, और साथ में ना आंख से आंसू भी आते हैं, लाइक बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो जाते हैं बिकॉज उनको काफ़ी जगहों से जवाब मिल चुका होता है। तो ये ऐसी एक फील्ड है, एक ऐसा हमारा जो ये प्रोफेशन है कि इसमें एक खिदमत खल्क भी है, और अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है नीड को और आपने गाइड भी करना है, बिकॉज उस नी के लिए अगर आप उसकी एक्सरसाइज बंद करा दोगे तो उसका गुर्दा भी काम करना छोड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, उसके दिल में भी मसले शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम चलो जो फ़ायदे हम दे सकते हैं वो तो कंटिन्यू कर दें, आप किसी एक जगह नहीं फॉलो करें, बिकॉज ये समंदर है। ये आप एक जगह पे एक मेंटोर बिल्कुल रखे ऐसे। वो ठीक है, बट आप थोड़ा सा इनपुट ले, अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। वही जो एक ज़माने में अंडे की जर्दी खतरनाक है, कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी, हाँ, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चर्बी बातें है। कितनी कॉमन थी। फिर बीच में ये था कि जिसने नाश्ता नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। अब ये है कि भाई कोई मसला, जिसने रात में खाना खा लिया वो ओबेसिटी का शिकार हो गया। वेरी ट्रू, तो ये वेरी सारी ट्रू। चीज़ें हैं जब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझ में तो आ रहा ये है। अभी भी डेटा उठा के देखो, वो वही बात है ना, आंखें बंद करो, 100%। हाँ, कि वो कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली नज़र नहीं आ रही, भाई वही है। आप अभी डेटा उठा लो ना, तो देयर इज़ केसेस डायबिटीज़ की भी हैं, और ज़्यादातर हाइपोकिनेटिक कंडीशंस हैं, लाइक एक्टिविटी ना होने की वजह से, जिसमें वॉक अपना रोल प्ले करेगा, एक्सरसाइज अपना रोल प्ले करेगा, न्यूट्रिशन अपना रोल प्ले करेगा। वो अमेरिका कहाँ पहुँच गया, वो लंदन कहाँ पहुँच गया, वो, लेकिन हम लोग अपनी अकड़ में है, नहीं भाई हम ज़्यादा बेहतर हैं। अबे भाई मान ले, सही बात। वो चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं हाँ। चीज़ों को, वहाँ चीज़ें अच्छा खुद पे आती है तो भागेंगे वहीं पर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फाइनली आप यहाँ आ गए। काफ़ी ज़माने से मैं आपको चाह रहा था कि आप मेरे पास आएँ, क्योंकि बहुत सारी फ़िटनेस की दुनिया की बातें हैं जो मैं करना चाहता था किसी एक्सपीरियंस एथलीट से, एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर से और एक्सपीरियंस फ़िटनेस कोच से। सही है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम मिलती हैं आपको किसी एक बंदे में ख़ास थैंक यू तौर पे सो हमारे यहाँ मच, पाकिस्तान में। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। और माशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, नेशनल एक्सपीरियंस, फिर योर एसोसिएशन विद गुड जिम्स, विद चैनल्स और गुड ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारा ऐसा वो है जो कि बहुत सारा मैच करता है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा होता है, एक्सपीरियंस भी ओवरलैप कर रहा होता है। मुझे सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, और ये सवाल जो चुभता हुआ सवाल है, जो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये बात आखिर होती क्यों है कि नेचुरल और इन्हांस्ड। मुझे लगता है कि ये डिबेट होनी ही नहीं चाहिए व्हेन यू आर क्लियर ऑन योर गोल्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है और बोलता है कि यार मुझे तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मुझे क्यों बट्टे उठाना है, मुझे क्यों ये उठाना है, तो वो भी अनअवेयर है। और एक बंदा जो कहता है कि यार मुझे आर्नल्ड बनना है लेकिन मुझे इन्हांस नहीं होना है, वो भी अनअवेयर है। सही है, तो ये दोनों को के गोल्स डिफरेंट हैं और दोनों अनअवेयरनेस का लेवल भी हाई है। तो आप क्या कहते हैं कि किस हद तक ये डिबेट है, होनी चाहिए, और किस हद तक ये डेंजरस है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये आपने मुझे वेलकम। इनवाइट किया, एंड अगेन थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मेरा मानना ये है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग का वर्ड यूज़ करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग का वर्ड इज़ बेसिकली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, ओके। सो इट्स अ वेरी कन्फाइंड डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हेल्थ की इंडस्ट्री में या फिटनेस की इंडस्ट्री में अपनी एक जगह रखता है। जिस तरह हम खेल खेलते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, सो बॉडी बिल्डिंग इज़ अ स्पोर्ट। और ये जो दोनों हम टर्म्स यूज़ करते हैं, नेचुरल एंड नॉट नेचुरल, या जैसे नेटी और नॉन परफॉर्मेंस, नेटी, हाँ, हाँ, इन्हेंसमेंट ड्रग्स एनहांस, ये के बिल्कुल। बोलते हैं, पीएडीज। सो आई थिंक उसी के अंदर ये दोनों क्लासिफिकेशन है। एंड अगेन दिस इज नो डिबेट, इस पे मतलब कुछ है ही नहीं है, दिस अ क्लियर बाउंड्री यूजिंग substances that can enhance your physique for the sake of XYZ reasons, okay? So एक चीज़ बोली जाती है intention. What do you intend? Do you intend to do competitive bodybuilding? Do you intend to just look good in the family and peers, you know? अब वो इंटेंशन क्या है और उसके साथ जुड़ी हुई कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैटर करती हैं। अगर आपका इंटेंट ये है कि टू बी द टॉप नॉच बॉडी बिल्डर, देन ऑब्वियसली you have to use those performance enhancement drugs. Everyone knows this. Scientifically, it's not possible to create monsters that we see on the stage, बिल्कुल ऐसे right? ही, बिल्कुल। So हमारी आवाम को इतना शूर है कि when they Google it up, they do the proper research. So मसल का साइज़ गेन करना, इतना श्रेड होना, so it's body building.
तो बीइंग ए हेल्थ कोच उस चीज़ पे तो हम बहुत लिमिट डिस्कशन रखते हैं, बिकॉज वो उस कैटेगरी से बाहर है. इट्स जस्ट लाइक बीइंग वेरी फ्रैंक, इट्स जस्ट प्लेइंग विद योर हेल्थ. ठीक है, तो जिस तरह मैं आपको किक बॉक्सिंग का अगर बता दूं, सो इट्स ए स्पोर्ट, पीपल एंजॉय इट, बट देयर इज ऑलवेज अ MMA रिस्क. है, MMA है, हाँ सो बिल्कुल इट्स ए ऐसे ही है, कमबैक स्पोर्ट, राइट? बिल्कुल सो जान जा सकती है। आपका इंटेंशन क्या है फिर? बात वहीं पर आती है. अगर आप ये इंटेंट करते हो कि आप किसी स्पोर्ट्स में कंपटीशन हिस्सा ले रहे हैं, तो देन इट्स फाइन. आई मीन वी कैन डू द डिबेट. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इंस्पिरेशन. इन लोगों को देख के ना लोग इंस्पायर होते हैं, वो अपने रोल मॉडल्स इन लोगों को समझते हैं, जो पोस्टर बॉडी जिसे हम बोलते हैं, लाइक बिल्कुल ऐसे ही। टिपिकल सिक्स पैक एब्स. एंड तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. और मेरे ख्याल में डिबेट इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आप अपना रोल मॉडल जो है वो आप किसको देखते हैं, और उसके लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना है कि आप वहाँ तक पहुँच सके. सो इट्स अ ब्लंट कोल्ड टर्की नो. ठीक है, कि अगर आप वो मिस्टर XYZ, रॉनी कोलमैन है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है, जिस तरह आपने नाम लिए, all these competitive bodybuilders, they are like completely off the normal lines. तो अगर आप उनको रोल मॉडल लेके चलते हैं, कंसिडरिंग कि आप अपने नेचुरल डाइट से और सब चीज़ें करके वहाँ तक पहुँचे, it's impossible. I wouldn't say it's next to impossible. It is impossible. So again, it's human science. ठीक है, तो जिस तरह हम बार बार एग्जांपल देते हैं भाई, लाइक साइंटिफिकली 2+2 अब इक्वल से पहले ही जहन में आ जाता है कि ये 4 आना चाहिए, और आपको कोई कहे कि 2+2 = 5. So for people like me, it's not acceptable. So I think it sums it up कि डिबेट अगर होनी चाहिए तो ये डिबेट होनी चाहिए कि आप अपने रोल मॉडल्स को, कौन है आपका रोल मॉडल, कितना वो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप कोई चीज़ करो, बॉडी बिल्डिंग करो या एक्सरसाइज करो, और आपको रिजल्ट्स क्या मिले. फ्रस्ट्रेशन कितनी होती है बिकॉज दे डू एक्सरसाइज एंड द नेक्स्ट मंथ दे वांट टू सी रिजल्ट्स, और वो नहीं मिलते, तो वो फिर उस तरफ जाने की कोशिश करते कि ओके वी शुड ट्राई दिस, वी शुड ट्राई दैट. एंड एक सिंपल सा लॉजिक है, देयर इज़ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखती हैं. FTA है, हमारे बहुत सारे और इदारे हैं जिसमें बहुत अच्छे लोग बैठे हैं. सो अगर एक चीज़ वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतने रिसोर्सेज के साथ, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। तो उस चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आपको ऐसे सामने अवेलेबल नहीं है, कोई प्रैक्टिशनर, कोई हेल्थ कोच जो बाकायदा पढ़ के एक हेल्थ कोच बनता है नॉर्मली, एंड वो आपको रिकमेंड नहीं करता वो चीज़, तो उसके पीछे कोई रीज़न है. And most of this stuff, because you're also a part of this industry, you know that ये सब चीज़ें जो हैं वो एनिमल्स पे टेस्टेड हैं. बिल्कुल So how ऐसे can you compare something कि आप एक जानवर को लगा दो और वो जो है आप फिर इंसानों पे बगैर ट्रायल्स के उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर दो. सो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रियली स्कैरी. तो अगेन इफ़ इट्स प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव समथिंग स्पोर्ट और उसमें आप जाते हैं, दैट इज़ समथिंग वी कैन डिबेट ऑन. बट अगर नॉर्मल सोसाइटी की आप बात करें, आई थिंक इट शुड बी आउट ऑफ द क्वेश्चन. वहाँ भी लोग बाउंड्रीज पुश कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूज़ वाले भी हैं, अब्यूज़ वाले भी हैं डेफिनेटली. और बहुत दफ़ा क्या होता है, जो उस्ताद होते हैं या फिर जो कोचेज़ होते हैं, कोचेज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, उस्ताद ज़्यादा बोलूँगा, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको उनके रेमिफिकेशंस का नहीं पता कि भाई मेडिकली क्या मसले हो जाएंगे, वो अपने पर्सनल बायसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के तौर पे चल रहे होते हैं कि यार हमने किया था, तुमने भी किया, तुम्हें भी करना चाहिए. और वो ट्रायल एंड टेस्ट भी चल रहे होते हैं बहुत दफ़ा. लेकिन मुझे असल में थोड़ी तकलीफ़ ये होती है कि जब खामखा की फ़िटनेस, क्योंकि ज़ाहिर है, देखें हम आपका और मेरा जो गोल है ना वो ये है कि फ़िटनेस के लिए, फ़िटनेस की तरफ लोग आ जाएं, जिम की तरफ लोग आ जाएं. जिम की तरफ ना आए तो कम से कम अपनी ओवरऑल वेलबींग का ख्याल रखना शुरू कर दें. उसमें मसले सारे शुरू होते हैं कि जो आम आदमी जब अब्यूज़ करना शुरू करता है किसी बॉडी बिल्डिंग को फ़िटनेस से लिंक करके कि यार ये तो टीके लगाते हैं, जिम जाके तो बॉडी बन जाती है, सही है, तो ये चीज़ गलत है. और ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि भाई फ़िटनेस एज अ होलिस्टिक वेलबींग. और आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बहुत अच्छी एनालॉजी ड्रॉ की कि MMA और ये वगैरह, इनको तो गाली नहीं देते हम लोग, इन जैसा बनना चाहते हैं. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल बंदा बात करेगा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कुछ की, तो बहुत अजीब अजीब सी डिमीनिंग बातें की जाती हैं बॉडी बिल्डर्स के बारे में कि यार ऐसा है वैसा है. तो भाई उनकी भी वो भी उतने ही उनके सीक्रेट्स हैं जितने किसी और फील्ड के सीक्रेट्स होते हैं. तो ये सबसे पहले डिबेट होनी नहीं चाहिए. तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है जब हमारे कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, कुछ कोचेज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पे डिबेट शुरू हो जाती है. आप पता नहीं उस ग्रुप का पार्ट है या नहीं है, या फिर आपने लेफ़्ट कर दिया होगा. काफ़ी लोग लेफ़्ट कर जाते हैं कि यार ये किन चक्रों पड़ गया मैं. मुझे एक बंदा, दो बंदे बार बार डाल देते हैं तो मैंने कहा चलो, लेकिन मैंने म्यूट किए हैं. वो अक्सर कभी ऐसा होता है तो मैं देखता हूँ कि भाई ये कौन सा नेचुरल आ गया, जबकि वो सारे PEDs पे 90%, लेकिन वो इस तरह की डिबेट कर रहे हो. तो भाई तुम तो कम अज़ कम ना करो ना यार, वेरी ट्रू. तुम्हारी तो डिबेट बनती नहीं है ये.
तो आपको क्या लगता है कि जब एक नॉर्मल पर्सन जाता है जो 9 to 5 प्रोफेशनल है, देखिए सिंपल सी बात है, मेरा बैकग्राउंड 9 to 5 से रहा है, मुझे ये पता है कि यार जब 9 to 5 प्रोफेशनल जिम को देखता है या फिटनेस को देखता है ना, कितने डिमीनिंग अंदाज में देखता है। सबसे पहले तो उसके जहन में ये आता है कि यार जब सब कुछ हो जाएगा ना, सारे मसले हल हो जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा जिम। रिसेंटली एक यूएस में मेरे एक ऑनलाइन कोचिंग के क्लाइंट थे, वो मेरे पास आए थे, तो वो कह रहे थे यार वो ना बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, उनसे मैसेज कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा है, गायब हो गए। फिर उसके बाद तकरीबन साल बाद उनको होश आया, तो उन्होंने कहा यार मैं कराची आया हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो मिले तो बोले यार अब अगले ना 3 महीने मेरे पास हैं, मैं अगले 3 महीने काम कर सकता हूँ अपने ऊपर। मैंने कहा अगले 3 महीने के बाद क्या होगा? तो कह रहे हैं यार लाइफ विल स्टार्ट हैपनिंग। तो मैंने कहा व्हाट विल हैपन देन? यार फिर देखेंगे। मैंने कहा ये तो गलत है, 3 महीने बाद आना। मैंने कहा 3 महीने एंजॉय करो, असल लाइफ जब स्टार्ट होना शुरू होगी ना, जब भी तो काम करना है भाई तुम्हें, That's true. क्योंकि दैट्स अ Very true. लाइफ लॉन्ग थिंग, यू कैन नॉट वर्क इट आउट ऑन अ सिंगल इंस्टेंट कि यार ये हो गया। तो उसने मुझसे बाकायदा ये पूछा कि क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि यार मैं कुछ काम करूँ अपने ऊपर, फिर उसको मेंटेन करता रहूँ? तो मैंने मेंटेन करना ही तो सारा काम है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रोशनी बाद डालें। में मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे ना, आई वुड ऑल्सो वांट टू हाईलाइट दिस, मेरा खुद इस चीज़ पे काफ़ी अरसे से मैं इस चीज़ को नोट भी कर रहा हूँ। सी द प्रॉब्लम इज़ कि लोगों को जो फिटनेस का जब वर्ड यूज़ किया जाता है ना, या हेल्थ का वर्ड यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली पिलर्स हैं, ओके, एंड देयर इज़ नॉट जस्ट वन पिलर। ये बेसिकली अगर आप डिटेल में जाएं और साइंटिफिक एविडेंस के जाएं तो 5 मेन पिलर्स हैं, और उसके बाद फिर जो है ना स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बहुत सारे हैं। बट जिस तरह बिल्डिंग जो है ना पिलर्स पे इक्वली लोड आता है तो जाके बिल्डिंग खड़ी होगी, राइट? कि पिलर्स, ऐसा तो नहीं होगा कि एक पिलर मजबूत है तो दूसरा कमज़ोर हो एंड दैट इज़ फाइन। इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। अब होता यह है कि लोग जब फिटनेस और हेल्थ और एक्सरसाइज की जब बात करते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, बॉडी कॉम्पोजिशन। जैसे हम अपने वर्ड्स में बॉडी कॉम्पोजिशन बोलते हैं, और नॉर्मल लोग जो है ना, वज़न कम करो, वज़न पेट कम बढ़ा दो, करना है। पेट कम करो, पेट कम कर दो, कपड़े अच्छे हैं, कपड़े बुरे हैं। ये इतना डोमिनेंट है फहद हमारी सोसाइटी में, यू नो, और वो बहुत सारे रीज़न है। सोसाइटी का प्रेशर है, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते हो रहे हैं, यू नो, लाइक ऑल दोज बिल्कुल ऐसे social फैक्टर्स pressures हैं। जो मतलब बाकी के पिलर्स को वो इतना वो हाइड कर देते हैं, शेडो कर देते हैं, और उसके भी दो रीज़न हैं। A lot of जो आपने वर्ड यूज़ किया बिल्कुल सही था, लाइक उस्ताद जिसे हम बोलते हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अब अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि बस सिर्फ आप जब आओगे तो आप जो है ना अच्छे दिखोगे, ये देखो फ़र्क पड़ रहा है, वो हाथ पकड़ेंगे, भाई ये मसल बन रहा है, वो शीशे में देखेंगे। तो एक तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है। साइंस सब चीज़ों को नंबर पे ला चुकी है, ठीक है। सो इवन अगर आपका बॉडी कॉम्पोजिशन भी है तो वो नंबर्स में होता है, फैट परसेंटेज कितना है, विसरल फैट कितना है, स्केलेटल मास कितना है। जो कंपोनेंट्स एक्चुअली इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं साइंस में, और मैं समझता हूँ उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, उसमें और चीज़ें हैं। आपका VO2 मैक्स है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप चलते कैसे हो, आपका जो दिल है उसका फंक्शन, लंग्स के फंक्शन, बट बिकॉज वो हमें नज़र नहीं आता तो इट्स चिल। हाँ, इट्स बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगेन असल साइंटिफिकली हेल्थ तो यही है ना, असल होलिस्टिक है तो हेल्थ तो वही यही है। है। तो आपका एक हो गया VO2 मैक्स। द सेम थिंग गोज़ विथ फ्लेक्सिबिलिटी। सो मैं क्लिनिक कर चुका हूँ तकरीबन 12-15 साल, एंड हमारे पास जितने भी ये लोग आते थे जो मैकेनिकल, जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज़ हैं, उस हिसाब से हमारे पास जितने भी लोग आते थे, मोस्टली क्या होता था, डिस्क हर्निएशन है, लंबर डिस्क निकली है, कोई सर्जरी कर रहा है, किसी का जॉइंट जो है वो कम्प्लीटली वेयर एंड टेयर हो चुका है, आई मीन लाइक यंग पीपल, ओके। तो उन सब के रूट कॉजेज़ कहाँ जाते हैं? बॉडी कॉम्पोजिशन। वज़न कम करना है, जंपिंग, राइट। वज़न कम करना है, ट्रेडमिल है, बस लगे हुए हैं, पता नहीं है कि क्या करना है, किस तरह करना है। तो क्योंकि उन फैक्टर्स पे ना काम नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो एक आम बंदे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, उसको तो इंटेंट यही है ना कि वो इसीलिए आ रहा है। उनको एजुकेट करना कोचेस का काम है। उनको एजुकेट करने के लिए हमारे पास स्कूल्स होने चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं है। उसको इसके लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक बंदा जब आए तो उसको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी बॉडी की असेसमेंट हो सकती है, उसमें VO2 मैक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड मैं फिर से अपनी बात पे वापस आऊँगा कि ये वो पिलर्स हैं जिस पे हेल्थ और फिटनेस की इंडस्ट्री कायम है। तो आप एक पिलर पे इतना ज़ोर दे के बैठे हो कि बाकी आपने ये मेन 4-5 पिलर्स जो हैं वो तो आपने इग्नोर कर दिए। एंड व्हाट इज़ इट डूइंग? डैमेज। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, गोल आपका वज़न कम करना है, आप पुशअप्स और जंपिंग कर रहे हो, आपका हैमस्ट्रिंग, आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है। दे आर टेयरिंग यू अपार्ट। एंड एक्सरसाइज बाय डेफिनेशन इज़ नॉट ए गुड थिंग, बाय द वे।
एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ, बाय इट्स नेचर, इज़ अ ट्रॉमेटिक इवेंट. ऐसी स्ट्रेस है. स्ट्रेस है, इट्स अ सिग्नल. अब वो सिग्नल कौन सा है, बॉडी कंपोजिशन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो कौन सा सिग्नल देना है, हेल्थ को मेंटेन करना है तो कौन सा सिग्नल देना है, उसके बाद उस सिग्नल के बाद आपका रिकवरी, आपकी न्यूट्रिशन है. तो दैट इज़ एग्जैक्टली वाई वी कॉल इट अ लाइफस्टाइल. इसी वजह से है. तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हो कि भाई सिर्फ बॉडी नहीं है. तो एक बॉडी के पीछे आप जो है वो सब कुछ, और फिर माइंड में भी यही होता है. सो फॉर पीपल हु आर एक्चुअली सफरिंग, अब हम इस बात पे आते हैं, एक्चुअली सफरिंग से मेरा मतलब क्या है. अब हमारे कंट्री में, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे डेटाज हैं, बट जो वैलिड डेटा है हम रिसर्च करते हैं. तो जितना डेटा है, जैसे कि 2 out of 5 पीपल वो obese हैं, ओबिसिटी. ठीक है. तो इसका मतलब यही है कि ये एक्चुअल नीड इन लोगों को है. अब उन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है बॉडी. अब जिम का, एक्सरसाइज का जैसे ही उनके जहन में आता है, उनका यही होता है बॉडी. तो जिनको एक्चुअली ज़रूरत है वो वही वेट्स देख रहे हैं, वही डंबल्स देख रहे हैं, वही लोहा देख रहे हैं, वही ज़ोर ज़बरदस्ती देख रहे हैं. नो. तो इसको ब्रॉडली ना उन टारगेट ऑडियंस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग वेट्स एंड रनिंग, एंड इट्स अबाउट हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट. तो इसको हम ब्रॉडली फिर 3 एरियाज़ में क्लासीफाई करते हैं. एक को हम बोलते हैं मूव. मूव में वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी में बैठना उठना आसानी हो जाए. फॉर दैट यू डोंट नीड लॉट्स ऑफ पुशिंग वेट्स एंड स्टफ. इट्स जस्ट बेसिक मूवमेंट्स, बेसिक ह्यूमन मूवमेंट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी की मूवमेंट्स हैं, ब्रीदिंग है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपका एनवायरनमेंट का वाइब है, यू डोंट हैव टू डू ऑल द रफ टफ स्टफ. तो वो मूव की कैटेगरी है. हमारे कंट्री में बदकिस्मती ये है कि इस सेगमेंट को कोई कैटर नहीं करता. ठीक है. अगर आप जिमों का डेटा उठा के देख लें, इट्स ऑल द यंग पीपल. और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन की तरफ ज़्यादा इसका Yes, इंक्लिनेशन होगा. yes, yes. 40s 50s 60s, मोस्टली या. सो अगेन उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत भी है, और क्योंकि वो इनएक्टिव होते जा रहे हैं. इनएक्टिव है. तो इस पे मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करूँगा, बट ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा इसको कंसाइज प्रेजेंट करना चाहूँगा कि एक मूव है, उसमें ये वाली जो आपने बताया सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मूवमेंट दे वांट. द सेकंड वन इज़ ट्रेन. वो वाले लोग हैं जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसमें ये बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग. वो उसमें 10 रिपीटिशन, हाँ 10 रिपीटिशन करने हैं, उसके बाद 3 सेट करने हैं, फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करनी है, 2 मसल ग्रुप करने हैं. इससे स्ट्रक्चर्ड स्प्लिट्स हैं पूरा. देन देयर इज़ अनदर कैटेगरी विच वी कॉल द प्ले. अगर किसी को ये डिक्टेटरशिप नहीं पसंद कि यार कौन 10 पुशअप करेगा, उनके लिए प्ले, उनके साथ खेलें आप, उनके साथ ऐसे एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर लें. एंड इट कुड बी ऑफ, ये किसी भी एज ग्रुप में आप करा सकते हैं. सो बच्चे भी हो सकते हैं उसमें, बड़े भी हो सकते हैं उसमें. कपल वर्कआउट, अभी आजकल कुछ क्लासेस हैं कि लोग, जैसे मैं जिस जिम में जाता हूँ तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो बोलते हैं भाई हम क्लासेस करा रहे हैं. अब जिसका मूड नहीं हो रहा, जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा, वो फ्री क्लासेस जा रहा है, वो जुम्बा भी हो रहा है, वो कुछ भी हो रहा है. बट ये ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो, तो ये प्ले वाला ये प्ले वाला. अब ये जो है ना, ज़्यादा जो स्पॉटलाइट है ना वो ट्रेन पे है. ठीक है. डेड लिफ्ट्स हैं, स्क्वाट्स हैं, हाँ हूँ इतना शोर शराबा, ये 2 सेगमेंट्स मेजॉरिटी है बाय द वे. अच्छा, मैं सिर्फ इसकी नहीं बात कर रहा कि हम एथिकल पर्सपेक्टिव से सिर्फ देख रहे हैं, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. मैं समझ गया. ऑल द सीनियर सिटीजन्स दे हैव मनी, राइट, यू नो दैट. हाँ बिल्कुल ऐसे. दे फील लेफ्ट आउट, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे वांट टू स्पेंड इट जस्ट टू फील बेटर. लेकिन हमारा फोकस बीच में है, तो जिसकी वजह से वो नहीं आ पाता. एग्जैक्टली, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट और वाइब वो दिया है. अगर आप ये वाला एनवायरनमेंट दे दें जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी जिम में, आई कैन गारंटी ए विन विन सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ आपका ओवरऑल जो डाटा ये हम कलेक्ट करते हैं कि भाई इतना ओबेसिटी है और इतना बीमारी है, और ज़्यादातर आपको पता है ये 30s 40s इसमें शुरू हो जाती हैं एंड इट गोज़ ऑन. सो यू कैन इम्पैक्ट आप देखें कि अगर आप उनकी हेल्थ अच्छी करते हैं, बिजनेस तो आपके पास आ रहा है, हॉस्पिटल के बिल कम हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्प्रूविंग, बेड खाली मिल रहे हैं आपको हॉस्पिटल में, सर्विसेज अच्छी हो रही हैं. सो आई मीन इट्स अ बिग थिंग. तो हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक हम इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें, और हमारा जो पैटर्न है वो टिपिकल जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स है उससे लेफ़्ट और राइट भी थोड़ा सा देखें और उस पर ज़्यादा बात करें, रादर देन हम जिस पे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, दे हैव बीन ऑलवेज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो एक तो ये चीज़ है कि आपका जो एनवायरनमेंट है और वाइब जो आप प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, वो एनवायरनमेंट आपके जिम का और एक्सरसाइज का, इट्स पुटिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कि डोंट कम नियर मी, आई एम जस्ट रफ टफ एंड स्टील एंड
सो बड़ी मज़े की है कि ये है, इफ़ यू कैन सर्च इट अप, लंदन में काफ़ी जिम्स हैं, उन लोगों ने बाकायदा ये प्रमोट करने के लिए जिम के जो ये कुशन्स और सब हैं ना, उस पर फर, लेदर और मतलब इस तरह की चीज़ें लगाई हैं, सॉफ्ट टच देने के लिए कि देखो जिम इज़ नॉट ओनली अबाउट द रफ थिंग के स्टील और सब, ये लग्जरी भी है, यू शुड एन्जॉय द वर्कआउट, यू डोंट हैव टू पुश योर बॉडी टू ब्रेक डाउन पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का गोल ये नहीं है, ऐसे राइट। बिल्कुल ऐसे। तो गोल्स को आइडेंटिफाई करके अगर उनकी नीड्स पूरी हो जाएं तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मेजर चेंज आ सकता है। तो ये इंटेंशन, ये जहन से निकालना कि सिर्फ बॉडी बनानी है, और बॉडी बनाने के लिए फिर वो इस कदर पागल हो जाते हैं काफ़ी सारे लोग कि वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं और उनको एक क्लियर रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा होता। सो देर इज़ समथिंग कि उनको ना साफ क्लियर रास्ते भी मिलने चाहिए, और नॉट जस्ट ओनली द 1 or 2% पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ 90-95% पीपल। उनको नहीं, मैं इस टाइम पे भी मैं बहुत सारे फैमिलीज़ में जब मैं ट्रेनिंग का, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स की बातें होती हैं, मैं इनक्रेज करता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई साइन अप करता है, जो मेजॉरिटी वही सेगमेंट होते हैं बॉडी बनाने वाले, तो आई ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट कि भाई आपके पेरेंट्स क्या क्या है। वो मुझे कभी कभार मैं थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड है तो कभी टेस्ट शेयर कर देते, यार अदनान भाई आप ये देख लो, वो घुटने का मसला है मदर को, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई यही तो टाइम है, इनके लिए ही तो है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, इंटेंशन डिफरेंट है, तो उनको मैं कैटर करने की कोशिश करता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस आएगी। बट हम लेकिन ये जैसे आप इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होने लगे और जिम्स बाकायदा इसके लिए प्रोग्राम्स करने लगे और इसको सेल करें प्रॉपर्ली, तो ये बहुत बड़ा ह्यूज सेगमेंट है। दैट्स वेरी ट्रू। एक जगह पे मैं चीज़ें पढ़ रहा था और बड़ी उसकी मज़े की बात थी, और मैं चाहूँगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं वो शेयर कर दूँ। बड़ी मज़े की बात उन्होंने बताई थी, बहुत डीप कन्वर्सेशन थी वो, बट मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने ऐसी एग्जांपल दी और किसी ऑडियंस में किसी की तरफ इशारा करके ऐसे बोला कि ये फ़ला खातून बैठी है या मर्द बैठा है, मैं अगर इसका गला दबा दूँ, ठीक है, तो उस पे जो अगले 5, 10, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट, उसके बाद शायद वो मर जाए। क्या बंद हुआ? ऑक्सीजन, राइट, सांस नहीं ले पाया, बंदा मर गया। सो दिस इज़ द एजेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना मिलने से नुकसान हुआ, और बहुत जल्दी हुआ। पानी बंद कर दे आप किसी का, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उस इंसान को लगेगा कि ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पानी ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो एजेंट था जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई उस इंसान को कि इस चीज़ का। द सेम थिंग गोज़ विद फूड। तो उन्होंने इसी तरह 3-4 चीज़ें बताई। इम्पैक्ट देखें, ऑक्सीजन ना मिलना शॉर्ट इम्पैक्ट था, लेकिन है, आपको वो नुकसान दे रहा है, मार भी रहा है वो। पानी का इम्पैक्ट थोड़ा स्लो आ रहा है, बट वहीं पर है, इट्स द सेम थिंग, राइट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो उन्होंने यही कोरिलेशन एक्सरसाइज की बताई है। एक्सरसाइज का ना होना और इफ़ेक्ट का आना, ये तो डन एंड डस्टेड है। हाँ बिल्कुल ऐसे। इस पे तो अब डिबेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम साइंस में आ चुका है कि आपकी लॉन्जेविटी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। मूवमेंट, बिल्कुल। और ये बाकायदा स्टडीज से प्रूवन है। ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स, जिससे ये दोनों चीज़ें प्रूव हैं कि अच्छी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। एक फ़िलासफ़र है और मेरा अच्छा दोस्त भी है, खुर्रम इलाही, इस्लामाबाद में पीएचडी प्रोफेसर भी है। उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार हम लोग बहुत दफ़ा मोटिवेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, लाइफ का डिज़ाइन है एंट्रोपी। तो बेसिकली जो बात आप कर रहे हैं, तो मैंने अभी एक बीच में एक फ्रेज़ निकाला, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, डिले द डिके। वो डिले द डिके ये है कि सिंपल सी बात है कि मैं जब अपने अम्मा अब्बा को देखता हूँ तो भाई वो बच्चों के लंच बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें दवाइयाँ भरी पड़ी हुई हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इंसुलिन लगाती हैं, टेंशन ज़्यादा है, तो ये सब कुछ है। तो मैं जेनेटिकली डिस्पोज्ड हूँ, सिंपल सी बात है कि मुझे अब वो डिकेट को डिले करना है, मुझे पता है ये आएगा मेरे ऊपर, एजिंग ग्रेसफुली, तो उसको डिके को डिले करना है। तो ये वाली बात जो आपने की कि ये डन एंड डस्टेड है कि आप जितना उसको डिले करोगे ना, तो आप यहाँ से डिके आपके पास करीब आता रहेगा आपके। तो ये सारे सो आई वुड वांट टू एंजॉय माय लाइफ इन, और ये यही स्टेजेस आपको भी पता है, ठीक है, देयर इज अ सर्टेन लाइफ स्पैन जब आप वो गुजारते हो, देन यू जस्ट वांट टू सिट रिलैक्स। आप अपने बच्चों को देखो, उनको बड़े होते हुए देखो, उनके साथ खेल सको। तो हम लोग तो क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं, और मैं ये बोलता रहता हूँ काफ़ी जगहों पे कि ये ऐसी इंडस्ट्री है ना, एक्सरसाइज और लोगों की हेल्प करना, कि ये इंडस्ट्री आप नहीं चुनती, ये इंडस्ट्री आपको चुनती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग आते हैं,
बट आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि वो इसमें सर्वाइव कर सके, बिकॉज इट्स नॉट एन इंडस्ट्री जिसमें आप बड़े मिलियंस कमाओ और बहुत ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। जिम का बिजनेस भी ऐसा ही है। तो ये वो बिल्कुल लोग हैं जो लॉन्ग मतलब टर्म में हेल्प करता है आपको, एग्जैक्टली कहीं ये शॉर्ट टर्म मतलब में किसी पैसे नहीं तरीके है से इसमें। अल्लाह आपसे वो काम ले रहा होता है तो आपको वो चीज़ देता है। सो द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन आई गेट फ्रॉम जब मैं अपने क्लाइंट्स की हेल्प करता हूँ, चाहे XYZ छोटा सा टास्क से लेके बड़ा सा टास्क क्यों ना हो, बट दैट सेटिस्फेक्शन इज समथिंग दैट ड्राइव्स यू। तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, यकीन करें ये एक्चुअल अल्फाज हैं उनके कि यार मैं अपने बच्चों को गोद में नहीं उठा पाता, और साथ में ना आंख से आंसू भी आते हैं, लाइक बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो जाते हैं बिकॉज उनको काफ़ी जगहों से जवाब मिल चुका होता है। तो ये ऐसी एक फ़ील्ड है, एक ऐसा हमारा जो ये प्रोफेशन है कि इसमें एक खिदमत खल्क भी है, और अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है नीड को और आपने गाइड भी करना है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता। दूसरी मैं एक मज़े की चीज़ बता दूं, और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है, लेकिन शुरुआत उस किताब की जो मैंने पढ़ी थी उसमें यही था कि देयर इज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी, राइट, ट्रिलियंस जो आपका फंक्शन करते हैं और ये सब। बिल्कुल। तो उस किताब की शुरुआत में यही लिखा है कि कैंसर का सेल एक होता है जब आपकी बॉडी में बिल्ड होता है। हाउ कम दिस इज़ ए फेयर फाइट कि एक सेल ट्रिलियन सेल्स को खा रहा है भाई। सो बिलीफ सिस्टम वहाँ पर आता है, ठीक है, साइंस अपनी जगह, बिलीफ सिस्टम अपनी जगह। तो ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनेगा? वो बिलीफ सिस्टम ऐसे ही बनेगा कि भाई दिस इज़ डूएबल, ये वेट कम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है आपको कोई मतलब ऐसी चीज़ें करनी कि आपको नुकसान दे या कुछ और, या आप डिले कर दें। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में इस चीज़ को मुश्किल बनाया गया है, और मुश्किल से मेरा मतलब है हार्ड वर्क। मुश्किल और महंगा बनाया गया। महंगा भी बनाया है, दैट्स वेरी ट्रू, मुश्किल और महंगा दोनों बना दे आप ऐसा ही है। मैं अब अपने अपार्टमेंट्स जहाँ हमारे हैं तो उसमें अक्सर हमारी मीटिंग्स होती हैं, एंड आई डू सम सोसाइटी के वर्क, तो हमारी मीटिंग्स होती हैं और मैं बड़ा प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट से तो थोड़ा सा कम हो जाओ, जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं। और ये चीज़ मुझे इसलिए तकलीफ़ होती है कि मैं जब बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जब हम बात करते हैं, बोले भाई खुदा के वास्ते अब तो इन चीज़ों से निकलो, चीनी बुरी चीज़ है, ख़त्म भाई, स्पेशली आपके लिए, उन लोगों के लिए जिनका ओबेसिटी लेवल है या हाँ, ओवर सही वेट है। बात है। इट्स नॉट फॉर यू मैन, आप उसको कम कर दो, कट डाउन कर दो। तो जब मैं उनके साथ बात करता था तो मैं उनको ना आइडियल न्यूट्रिशन बताता था। देन अगेन आई एम ए साइंस पर्सन, तो मैं पहले आइडियल चीज़ बताता हूँ, फिर डूएबल है या नहीं है वो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। तो तो मैं सब्जेक्टिविटी उनको आप बताते हैं उनको, यस कितना तो सब्जेक्टिव। रिसेंटली देयर वाज द स्टडी, तो वो यही बोल रहे थे कि आप स्पेशली पाकिस्तानी, राइट, तो क्योंकि हम अपनी सोसाइटी के लिए ज़्यादा अटैच्ड भी हैं और करते भी हैं, उन्होंने बोला भाई कि आप लोग जो है ना, आप ओवरवेट नहीं हो, आप ओबिसिटी के लेवल में नहीं हो, यू गाइज आर अंडर मसल, ठीक है, ये डॉक्टर गैब्रियल यस। तो Forever उनके strong। भी, हाँ, उनके भी बहुत सारी स्टडीज़ में ये चीज़ें हैं, और ये तो मैं अपना बड़े करीब से देख रहा हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन आवाम को क्यों नहीं पता कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी में। बिल्कुल ऐसे ही। इट्स सिंपल एज दैट, राइट। अब आप हमारे एक टिपिकल घर को उठा लें, और ये हमारे उसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो हमारे हैं उसी में एक हमारे बड़े सीनियर मोहतरम साहब हैं, और उन्होंने मुझ पे ये सवाल किया कि भाई आपने तो मुझे बता दिया कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लाइक पौने अगर मीट में बता दे तो चलो आधा केजी गोश्त और ये और वो करके, ऐसे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया ना कि अगर आप 70 केजी हो तो थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ा सा आसानी में भी समझा दिया कि आप इतना कर दो। उसने बोला बेटा इधर आओ, आप मुझे ये बताओ, मेरे घर में 11 बंदे हैं, मैं आधा किलो गोश्त लेकर आता हूँ, अगर वैसे रफ़ कैलकुलेशन थी, तो आधा किलो को आप 11 पे डिवाइड कर दो, और उन्होंने अपने वो कैलकुलेशन करके जो भी जितने किलो बनते हैं फिर उन्होंने हिसाब लगाया कैलकुलेटर से। और फिर मैंने ये भी बोला था कि आपको ना सोर्सेज मिक्स करने हैं, क्योंकि हम अंडर मसल है तो आपको क्वालिटी थोड़ा अंडा, थोड़ा मछली कभी कभार, एंड तो वो उनकी बात मुझे बहुत लगी, और वैलिड पॉइंट है फ़ायदा। आप अगर देखें, आप जैसे आपने बताया कि महंगा कर दिया है, तो ये कहाँ से कंट्रोल होगा? तो उसके लिए भी फिर एक सिंपल मिसाल मैं यही दूंगा ना, आप कोई बच्चा है, ठीक है, स्कूल में 20 बंदे हैं, बच्चे हैं, उसमें से 1-2 बच्चे फेल हो गए, ठीक है, तो जनरल क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है कि उन 2 बच्चों ने नहीं पढ़ा, उन्होंने तैयारी एग्ज़ाम की नहीं की थी। ऐसे ही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब 19 बंदे फेल हो, या 20 के 20 फेल हो, या 18 फेल हो, सिस्टम गलत है। फिर आप वो नहीं बोलते, फिर आप बोलते हो कि या तो टीचर में कोई प्रॉब्लम है या इस इदारे में कोई प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ द सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग हेयर। हमारा ओबेसिटी का, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, इट्स ऑलमोस्ट 50%, अबव 50% टू बी एक्यूरेट, ओके, बट लेकिन चले अगर आप 50 पे भी डाल दो तो इसका मतलब है कि यार इट्स ए बिग नंबर, समथिंग इज़ ऑफ। कहाँ है ऑफ? इंफॉर्मेशन। चीज़ों को जो आप बता रहे हैं महंगा कर दिया है, आसानी से, मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ और दिस एंड दैट, एंड
बहुत सारे कंपनीज ये इसी तरह हैं, बट आई वुडंट वांट टू नेम एनी ऑन द पॉडकास्ट ऑब्वियसली फॉर वैलिड रीजंस, बट देन अगेन दिस बिग माफिया आउट देयर, राइट? और वो इतना मनी सेंटर्ड है कि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं आगे आने देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके घर में किचन में आपका हॉस्पिटल मौजूद है, आपके एक्सरसाइज के लिए कोई महंगाई नहीं है, बट वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, आपको शॉर्टकट्स बताए जाते हैं। एंड देन अगेन इट इज़ ऑल लिंक टू यू नो, फिर ऑल जिस तरह हमारी अभी बातें चल रही हैं कि PADs और ये शॉर्टकट्स और वो, तो ऑल द कंपनीज दे आर अट्रैक्टिंग यू टू यू नो कि यार छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो, शॉर्टकट में आ जाओ। असल में मुझे पता क्या लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप डाइट प्लान देंगे, आप न्यूट्रिशन प्लान देंगे, तो मैंने कहा ठीक है आई हेल्प यू विद दैट, तो महंगा तो नहीं होगा। अब वो समझ रहे होते हैं मैं उनको एवोकाडो बोलूँगा, मैं उनको चिया सीड बोलूँगा, मैं उनको कीनुआ बोलूँगा, तो ये चीज़ें नहीं होती। मैंने कहा भाई वही आलू, वही दाल, वही गोश्त, वही सब कुछ है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कैलोरिक डेफिसिट की आप डाइट तो बोल रहे हैं डाइट महंगी, क्योंकि मैंने कहा कैलोरिक डेफिसिट में जितना खा रहे हो ना उससे कम खाना है, वो ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा भाई, बिल्कुल वो महंगा हो ही नहीं सकता। सही है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको खाने की क्वांटिटी डिक्रीज करके क्वालिटी इंक्रीज करनी होती है, कि आप बैड क्वालिटी का फूड खा रहे हो, उसकी क्वालिटी बेहतर कर लो उसकी। मुझे असल में आपने जो सदका जारिया वाली बात की ना, वो मुझे इसलिए हिट की, ये बहुत अच्छी बात आपने हाईलाइट की, क्योंकि आजकल एक थॉट प्रोसेस है जो आ गया है कि यार अब मैं 40 का हो गया हूँ, तो अब तो इन तिलों में तेल नहीं रहा, या फिर चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो कुछ नहीं हो सकता। बाकायदा लोग ना इस डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ आते हैं कि यार क्या मेरा कुछ हो सकता है अब। और जब आप उनको कुछ ट्रेन करते हैं, कोई कोच करते हैं, कोई बात बताते हैं, उनसे दिल की बात करते हैं, अपनी केस स्टडी सामने रखते हैं, किसी क्लाइंट की केस स्टडी सामने रखते हैं, और फिर अगर 2-3-6 हफ्ते में वो अपने अंदर रिजल्ट्स देखते हैं, भले वो दिखें अच्छे ना, लेकिन अच्छा फील करना शुरू कर दें। तो एग्जांपल मुझे आज तक याद है, 146-ईयर-ओल्ड गाय, वो मेरे साथ, मैं एक पर्सनल ट्रेनिंग करता था, मैं अब 2-3 साल पुरानी बात है, तो वो मेरे सेल्स के एक सीनियर रह चुके थे। तो वो आए कि 6-7 हफ्ते बाद उन्होंने कहा यार आज चमत्कार हो गया, मैंने एक पैर पे खड़े होकर अपने फीते बांध लिए, पैर ऊपर करके। तो एक मोबिलिटी का चैलेंज उनका था जो कि एड्रेस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोअर बॉडी वर्कआउट्स कर रहे थे, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की चीज़ें कराई, मोबिलिटी की कराई, तो वो हो गई, लेकिन वो एकदम से नज़र नहीं आई। बॉडी बिल्डर नहीं बन गए वो, उसमें वेट्स भी इंक्लूड थे, सब इंक्लूड था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बैरियर टूट गया, लिमिटिंग बिलीफ टूट गया कि हाँ यार थिंग्स चेंज व्हेन यू डू दिस। तो वही इन्फॉर्मेशन है ना। अब वो इन्फॉर्मेशन दो तरह की है, एक आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, एक आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। अगर मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा ना, आई विल बी थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं बताऊँगा कि यार ऐसे उछल लो, ऐसे टांगे ऊपर नीचे कर लो, तुम्हारा पेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वैल्यू क्रिएट करनी है, तो फिर सामने वाला सबसे पहले ही विल बॉल कर दी आइडिया कि यार अबे इतना काम करना पड़ेगा, अबे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ओबिसिटी एकदम से नहीं जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक रिफ्ट है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री के भले के लिए काम हो रहा है और एक अपने भले के लिए काम हो रहा है। जो अपने भले के लिए हो रहा है कभी इंडस्ट्री के लिए नहीं हो सकता। नहीं, हाँ बिल्कुल। और ऐसे लोग ज़्यादातर वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हाँ। फिर, ठीक है। और इसी वजह से ना इस प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि प्रोफेशन को फिर बदनाम किया जाता है, हाँ, यार इसमें बिल्कुल कुछ ऐसे भी ही। नहीं है। हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, यू नो दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ जिम्स, तो उसमें आप यकीन करें जब हमारे पास इंटरव्यू में लोग आते हैं ना, मुझे नहीं याद पड़ता, मैं ये इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कोई ऐसा बंदा सामने मिला हो ना जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री में इसी का हिस्सा हो, यही पढ़ाई की हो, यही काम करता हो। हर बंदा इसको सेकेंडरी लेके चलता है, ठीक है। तो या तो कोई बैकग्राउंड आप देख लें, हाँ, ऐसे और ही है। बैकग्राउंड में क्या होता है, BBA MBA किया है या कर रहा है, ठीक है, और साइड सोचा में कि जो है यहाँ ना पैसे फिटनेस, हैं हाँ या जॉब फिटनेस कर ट्रेनर लेते हैं बने यहाँ। हुए हैं, और हाँ, साथ ठीक में है। ये मतलब इसको ना वो प्राइमरी वो वैल्यू नहीं साइड देते। हसल करके चलते हैं। एग्जैक्टली तो जब आप एक चीज़ को आप प्राइमरी अपना उसका आप बनाओगे नहीं, तो आप उसको दिल से नहीं कर सकोगे ना। हाँ, और फिर आप एज ए बिजनेस प्रोपोजिशन भी नहीं सोच रहे होते, आप फिर क्या कर रहे होते हो कि आप डेस्परेशन मोड में होते हो, क्योंकि इसमें मैंने फिर देखा फिर वो प्राइसिंग वाइसिंग में भी मसले शुरू हो जाते हैं कि यार वो 25,000 ले रहा है, अब कोई मसला नहीं है, 5,000 में करा दूंगा। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। और ख़ास तौर पे आजकल मेरी कल बात हो रही थी, रिजवानूर से बात हो रही थी सर्टिफिकेशन की। मैंने कहा यार देखो, मैंने आई हैव MBA फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ट बिजनेस स्कूल IBA, तकरीबन कोई 15 साल हो गए, 14-15 साल। मुझे आज तक लगता है मैंने कुछ नहीं किया। आज एक लड़का एक वर्कशॉप अटेंड करता है और वहाँ का न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट लेके निकलता है, बोलता है मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन करता है, आप ISS से NSM भी कर लें, तो आप ये नहीं कह सकते कि यू नो एवरीथिंग। अच्छा फहद भाई, यहाँ पर मुझे आपको थोड़ा सा इसलिए ताकि बात आगे दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका भी हमारा गिला बनता है। ऑफ कोर्स हमें आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, हमारे पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट, ये कितना बड़ा, ये फिटनेस और ये हेल्थ का कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं है।
क्यों नहीं है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आप उठा के क्लिनिक खोल के बैठ जाओ ना, डॉक्टर का बना के लिख दो, बिकॉज दे हैव देयर ओन कोई नहीं चेक ऑर्गेनाइजेशन, राइट? आप 5 दिन भी नहीं चल सकोगे। अब तो गांव में भी लोगों को नहीं बैठने देते, पहुंच जाते हैं, जो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में ना ये गवर्नमेंट को और ये इदारों के लिए ना आई ओपनर होना चाहिए कि ये जो एक इदारा हमारा ये वाला है, ये जो हमारा प्रोफेशन है, इसके लिए ना कुछ ऐसा हो कि फ़िल्टर हो के जाए। सही बात। ये आप यकीन करें, जो बंदा पढ़ के बैठता है ना, ये ज़िंदगियों के साथ खेलने वाली बातें हैं। जैसे मैंने अभी अपने बातों में पहले भी कहा कि एक्सरसाइज बाय इट्स नेचर इज़ नॉट ए गुड थिंग। ऐसा ही है। ठीक है, हम जब प्रमोट करते हैं तो हम इसलिए प्रमोट करते हैं कि उसके बाद के रिजल्ट्स जो होते हैं वो इंजॉयबल है, एग्जैक्टली एडेप्टेशन। तो अब अगर इनको आप फिल्टर नहीं करेंगे तो वो लोग, कोई भी चीज़ है आप रिपीटेड कर रहे हो, सुबह आप उठ के वही या उस्ताद वाली बात हो गई ना। यस, तो अगर आप रिपीटेडली कोई चीज़ अच्छी कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप रिपीटेडली कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके नुकसान तो देगा ना आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं ये चीज़ें पढ़ के बैठा हूँ, मुझे पता है मेनिस्कस है, ठीक है, अपनी अब जैसे नी जोड़ के बीच में एक पैड है, एकदम से नहीं वो हाँ, वो आराम आराम से घिसता है, यही से। अच्छा, अब एक ऐसे दफ़ा कट गया ना, मुझे इस चीज़ पे प्रॉब्लम है कि ये इरिवर्सिबल चीज़ें हैं। ग्रेड 2 टेयर हो गया भाई, आपकी डिस्क की स्लिपिंग हो गई, Herniation दे आर इरिवर्सिबल स्टफ। वो आप वापस नहीं कर सकते उस चीज़ को। You have to work around them then. Yes, you have to work around. Your quality of life is done. You are on another track now. बिल्कुल जो ऐसे ही कुदरत ने एक चीज़ बनाई है, आप उसको कंप्यूट तो नहीं कर सकते ना। और दूसरा मसला ये है कि इन चीज़ों को लेके लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स और उसको उस डिप्रिशिएट प्रोफेशन को, हाँ, उसको भी करेगा और उस प्रोफेशन को भी बुरा भला कहेगा कि यार आपका अगले दिन से जो है ना जिम नहीं जाओ। तो जबकि करेक्टिव्स एंड रिहैबिलिटेशन है, एग्जैक्टली, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा। सो आई एम काइंड ऑफ ए ब्रिज बिटवीन दीज टू पीपल ना। मैं इस इंडस्ट्री में भी हूँ, मैं हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में भी हूँ, तो मुझे बड़ा ना भाग दौड़ करना पड़ता है, यहाँ से उनको लिंक करना, यहाँ से उनको लिंक करना, डॉक्टर्स को ये बोलना कि भाई इसका है, एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम किसी हद तक चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बिकॉज उस नी के लिए अगर आप उसकी एक्सरसाइज बंद करा दोगे तो उसका गुर्दा भी काम करना छोड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, उसके दिल में भी मसले शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम चलो जो फ़ायदे हम दे सकते हैं वो तो कंटिन्यू कर दें। बिल्कुल ऐसे सो एक छोटी गलती की वजह से जो है ना और मज़ीद गलतियां हम क्यों करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक फ़िल्टर हो के आए, ताकि हमारे पास स्कूल हो, इदारा हो, सर्टिफिकेशन हो वैलिड। लेकिन चलो जब तक नहीं है, एटलीस्ट एक छोटा सा इदारा काम करने में कितनी देर लगी, इतनी ही देर लगी कि जितना हमारा पॉडकास्ट है, राइट। और उनको ये अथॉरिटी दी जाए, और ऑलरेडी हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हैं इदारे, माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो हैं वो फारिग ही बैठे हैं, तो वो अपने 2-4 घंटे निकाल दे अपने टाइम उनसे, और वो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो सकता है, वो फिज़िकल एजुकेशन का हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इनको स्पोर्ट्स का ही दे दे, कि इनकी एक कमेटी बन जाए और वो बाकायदा जिम्स पे जाके चेक कर दें कि यूट्यूब ट्रेनर कौन है, एंटरटेनर कौन है, उनको अपने डिपार्टमेंट्स में रखें। हमें ये नहीं है कि मतलब, बट वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री को ना, अब अगर हमारे डॉक्टर जो है ना नाच गा के उसको मरीजों को ठीक करना शुरू कर दें या दम करना शुरू कर दें, हाउ वुड इट फील? सब चल रहा है कंटेंट में, सब चल रहा है। तो दिस इज़ द एग्जैक्टली थिंग कि आप एटलीस्ट ये डिमार्केशन दें, हर एक को अपना है, उसको रोजी रोटी आप बोल दें, एंटरटेनमेंट बोल दें, वट एवर यू वांट टू गिव इट द नेम, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ इट, राइट। सो इन चीज़ों को ना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैंने हमेशा ही नोट किया है कि फ़िटनेस की स्टडीज़, ज़ाहिर है बायोलॉजी मैंने 9th क्लास में पढ़ी थी, सही है, उसके बाद प्री इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है मेरा, तो उसके बाद नहीं पढ़ी, लेकिन उसके बाद जितनी भी पढ़ी है वो इसी की सर्टिफिकेशन में, ISSA में, NSM में वगैरह में पढ़ी। कुछ करेक्टिव्स की आजकल मैं कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, कुछ मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ, ये फॉर एवर स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर गैब्रियल लाइन की, इन सब चीज़ों की। एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि अगर कोई अपने आपको बोलता है मैं फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ, तो वो झूठा है। वेरी ट्रू। कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो यहाँ बोलते हैं मैं पाकिस्तान का वाहिद फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ या फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, या नहीं हो सकता भाई, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ एज वेल। तो ये तो एक इवॉल्विंग साइंस है, और कितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि अब कॉल आउट कर रहे हैं इन चीज़ों को। हम समीद आलम की मैं अक्सर बात करता हूँ, वो अक्सर लोगों को बोलता है कि न्यूट्रिशन को घर की खेती बनाया हुआ है, सही है, पेट कम करना है तो ये काले नमक को आप ऐसे मिला के ऐसे पी जाएं। ओ भाई, कैलोरिक डेफिसिट नाम का नहीं है, काले नमक से कुछ नहीं होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, तो हाँ, लेमन डाल दो भाई, वजन 4 दिनों में कम हो जाए, ऐसे ही है। ऑल दिस। तो ये चीज़ें तो हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि एक टेक्नोलॉजी है EMS, तो आपका ताल्लुक तो ज़ाहिर है दोनों जहानों से रहा है, तो ज़रा मुझे EMS को ब्रेक डाउन करें, क्योंकि ये चीज़ एक कमर्शलाइज हो गई। क्योंकि मेरी जहाँ तक रिसर्च है वो ये है कि एक तो रिहैबिलिटेशन के लिए होता है ये, और ये कुछ जो सेंटिएंट नहीं होते, या कोई डिसेबिलिटी है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सिस्टम्स बनाए गए थे। लेकिन अब इनको कमर्शलाइज करके डायोड्स लगा के उन्होंने 20-20 मिनट में हफ्ते में 2 दफ़ा और 3 दफ़ा और फारिग हो जाओ। और महंगा भी है, महंगा भी पड़ता है, और मुझे कहीं लगता है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो रिलायंस क्रिएट कर रहा है, वो आपको सेल्फ सफिशिएंस या रेजिलियंट नहीं बना रहा।
तो इस पे आपका क्या टेक है? मतलब वी आर नॉट अगेंस्ट देम, बट आई वांट यू टू हैव अ कमेंट ऑन दिस। अच्छा देखिए, बैकग्राउंड जो इसका है ना, EMS को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशंस, ओके। तो ये आज नहीं, ये बहुत पहले से था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत पहले से ये सिस्टम चल रहा था कि इसके थ्रू हम जो है वो मसल्स को, न्यूरॉन्स को थोड़ा एक सिग्नल दे के एक्टिवेट करते हैं। ट्विच और कंट्रैक्शन हम उसको बोलते हैं, मसल से एक इफेक्ट एनालिसिस लेते करने हैं, के ठीक लिए सब चीज़ें, डेटा लेने के लिए सब कुछ। मैं इस चीज़ पे बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं नहीं समझता कि इसको इतना टाइम देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप बोलना शुरू कर देते हो वो फिर मज़ीद बात से बात निकलती है। सो मैं किसी को मुझे थोड़ा सा मिसगाइड, ट्रेंड बढ़ता हुआ लग रहा है एग्जैक्टली मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा, और मेरा अपना ये एक तरीका है जो मैंने बहुत वैलिड पाया है कि जिस चीज़ को आप नहीं करना चाहते ना उसके बारे में बोलो ही नहीं, छोड़ दो सही है। उसको, लेट इट डाई, बिकॉज इसने काम करके दिखाना है, खुद ही आपको पता चलता जाएगा और इंडस्ट्री में होगा। हुआ ये है कि लोगों की डिससेटिस्फेक्शन देखी जाती है जब आप बिज़नेस करते हो ना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल बिजनेस पीपल, लाइक यू नो, वो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस ही देखते हैं, और बिज़नेस से मेरा मतलब है पैसा देखते हैं, वो आपका डिससेटिस्फेक्शन देखते हैं। बहुत सारे हमारे डिससेटिस्फेक्शन में क्या है, भाई 6 दिन कौन जिम जाएगा, हाँ ये बहुत बड़ा वो है। हम लोग कितने क्लाइंट्स को मजबूर हैं, भाई यार भाई तू खाली स्ट्रेचिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई यार 2 दिन आ दूसरे के लिए सकता पूरी हूँ। अपॉर्चुनिटी है मार्केट की। वेरी ट्रू। बिल्कुल ऐसे। तो किसी साहब ने देखा होगा कि भाई हाँ ये तो अपॉर्चुनिटी है कि यार 6 की जगह 1 वर्कआउट कैसे कराया जाए, और अगर आपने देखा होगा तो उनका मंत्रा भी यही है हाँ बिल्कुल कि ऐसे। आप जो है ना 4 वर्कआउट के बराबर 1 वर्कआउट कर लें। आप 4 घंटे का वर्कआउट, हाँ, 4 20 घंटे मिनट का में कर वर्कआउट लें। सबसे पहले तो करेगा कौन, और ये हाँ। बहुत एक वो है, आप 20 मिनट में उसको कर लें। देखिए मैं उसको थोड़ा सा साइंस आपको बता दूँ, और उसको मैं शॉर्ट करके समझाने के लिए बताऊंगा ताकि हमारी आवाम भी अगर सुन रही है तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करें। जो आपके एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट है ना, एक्सरसाइज का जो एक हम जिसे बोलते हैं कि जिसके फ़ायदे लेने हैं, तो वो इनिशिएशन और ये EMS जो है, इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। और वो कैसे है मैं बताता हूँ। अगर को अल्लाह ना करे आपकी वो जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है मसल को, और जो वो जो एक मैकेनिज़्म है, जैसे मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, ये गिलास उठा वॉलंटरी रहा हूँ, मैकेनिज्म राइट, दिस इज़ ए कंप्लीट मैकेनिज़्म कि वो एक सिग्नल जनरेट होता है। अगर कोई ये सिग्नल ज़िंदा है, ठीक है, अगर ये है तो आप EMS को बहुत पीछे छोड़ के आए हो, ओ ठीक है, नाइस। तो इस बात को समझिएगा। बिल्कुल ऐसे। आप वो बहुत पीछे, आप पीछे नहीं जा सकते वापस, आप तो ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है जो आपको EMS करके देगा। हाँ, अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं तो हम मेडिकल इंडस्ट्री में, और चाहे अल्लाह करे कि फ़िटनेस इंडस्ट्री का भी ये हिस्सा बने, जैसे आपने बताया हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो उन चीज़ों को specific एग्जैक्टली problems के अगर लिए। आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और वो न्यूरॉन फायर नहीं कर रहा और वो मसल एट्रोफी में जा रहा है, मिसाल के तौर पे जैसे लैगिंग मसल्स हो गए। यस, अगर प्लेस्टर में हाथ है और मेरा कहीं हाथ पहुंच के मैं पैड लगा सकूं और मैं उसको स्टिमुलेट कर सकूं, क्योंकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, हाँ उस मसल को कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए या उस पाथवे को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए। सो वी आर टॉकिंग समथिंग, अगर हमारे पास कॉन्टिनम है 1 to 10 का और नॉर्मल बंदा 5 पे है, जैसे हाथ पैर करना, 5 से जो नीचे वाले लोग हैं ना बीमारी में, या किसी को स्ट्रोक हुआ है, मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करूँगा फालिज के ट्रॉमा से केस में गुजर ज़्यादा, कोई भी। या नर्व की कोई इंजरी है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी इज़ गुड। देयर इज़ वेरी लिमिटेड एविडेंस, और वेरी लिमिटेड एविडेंस से मेरा मतलब ये है कि ऑलमोस्ट नन टू एग्जिस्टिंग। तो कोई ऐसी बड़ी स्टडी, मैं साइंस का बंदा हूँ जैसे आपने बताया, हम हमेशा सीखते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी स्टडी नहीं है कि जिसके ऊपर आप रिलाई करके ये बोलो कि आपका ये जो 4 घंटे का वर्कआउट है, जो कि अगेन विच इज़ आउट डजंट मेक सेंस, 4 घंटे कौन वर्कआउट करता है, तो 4 घंटे का वर्कआउट आपका 20 मिनट में हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं तो कहीं ये भी पढ़ा है जगहों पे कि आपकी कैलोरीज का बर्न जो है ना वो भी उतना ही बढ़ जाता है। क्वाड्रुपल हो जाता तो है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपके 3500 कैलोरी है तो सुबह से 4 सेशन कर लो, आपके तो 1-2 किलो वहाँ पर उतर जाना चाहिए फिर, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है, हाँ। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी डजंट फंक्शन लाइक दैट। तो EMS पे मेरा स्ट्रेट टेक यही है कि हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में ज़्यादा सूटेबल है फॉर नाउ। आगे कोई और टेक्निक आती है, इसी स्टिमुलेशन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि अभी अल्ट्रासाउंड को मॉडिफाई किया है। अल्ट्रासाउंड पहले डायग्नोस्टिक था, थेरेप्यूटिक में फिर ये आया कि सिर्फ जॉइंट्स के लिए हुआ, अब इन लोगों ने उस अल्ट्रासाउंड को और मॉडिफाई किया, इसकी वेवलेंथ को, अब वो बॉडी मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, उसमें आपको ये बताते हैं कि आपके स्किन की क्या थिकनेस है, वही वेव्स है, फैट की क्या थिकनेस है, मसल की क्या थिकनेस है, और उस थिकनेस में मिलीमीटर सेंटीमीटर्स जो भी है उसको फिर कंपेयर करके ना फैट परसेंटेज और ये सब एनालिसिस होता बॉडी है, कॉम्पोजिशन निकाल बॉडी कॉम्पोजिशन होता है उससे। तो ये टेक्नोलॉजी हो सकता है EMS में अब आ जाए आगे, बट सो फार अभी तक जो EMS एग्जिस्टिंग है इट्स नॉट गोना डू अ लॉट फॉर यू,
तो वो मेडिकल इंडस्ट्री में सही है, बीमारी है किसी को, फालज है या कुछ, उनके लिए सही है, ताकि वो उसको थोड़ा ना एक्टिवेट रखे, मसल को टोन रखे, नर्व्स के पाथवे बने रहें। बट अगेन जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर आपका हाथ पैर सब नॉर्मल चल रहा है ना, तो आपको उससे एक ये स्टेप बहुत ऊपर जाना है, पीछे नहीं आना है। ये बहुत ये तरह को कूदने बंद कर दिया आपने। ये मैंने इस तरह I just सोचा नहीं tried. था। आपने कहा ना कि यार हम लोग आगे आ चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं, तुम Yes. दोबारा जा रहे हो। अच्छा, फिटनेस कोचेस की तरफ आऊँगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ फिटनेस इंडस्ट्री की जो बदनामी है, या फिर जो बदनामी तो नहीं कहूँगा, या फिर ग्रो नहीं कर पा रही है, या जो भी डिफेमेशन है, वो सिर्फ इस वजह से है कि फ़िटनेस कोचेज़ की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, या फिटनेस कोचेज़ का तरीका फ़िटनेस को कम्युनिकेट करने का या उसको ट्रीट करने का गलत है। तो हमारे यहाँ फ़िटनेस ट्रेनर सिर्फ फ़िटनेस ट्रेनर बन के क्यों रह गया है, और ये इनसिक्योरिटीज़ क्यों है? मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। कुछ अर्से पहले एक जिम में गया मैं, क्योंकि छोटी मोटी प्रेजेंस है मेरी, तो कुछ लोग फॉलो करते हैं। अब वो एक दो लोग आ गए वहाँ पे कि अरे फ़ाद भाई आप यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके यहाँ ट्रेन भी करते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ट्रेन नहीं करता, मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ बस। तो इतनी देर में वो मुझसे बातें करें, क्योंकि मेरा कंटेंट डाइवर्सिफाइड होता है, काफ़ी बातें करता हूँ मैं, तो वो बातें करने लगे मुझसे। उनका ट्रेनर उनके साथ खड़ा हुआ था, तो वो थोड़ा बोर होने लगा, बात लंबी हो गई आधे घंटे की, तो वो चला गया कहीं ट्रेनर। तो उसके बाद जब मेरी बात हो गई, फिर वो बंदा भी चला गया। मैं निकला जिम से, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो कहीं 5-10 मिनट बाद मुझे कॉल आती है कि यार फ़ाद आपकी अभी किसी हमारे क्लाइंट से मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं कि बस मेक श्योर करिएगा कि आप उन्हें अपनी सर्विस से सेल ना करें, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट के ऑलरेडी, हमारे ट्रेनर के ऑलरेडी क्लाइंट हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपसे बात ही नहीं की कि मैं यहाँ ट्रेन करूँगा किसी क्लाइंट को। दूसरा, अगर मैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपके ट्रेनर को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो कहीं और जाने नहीं चाहिए आपका क्लाइंट। और उस ट्रेनर के सामने उसने इसलिए पूछा था कि डेफिनेटली मेरे कुछ ना कुछ प्रेजेंस है, या फिर आपके ट्रेनर की प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो compete कर सके, अपनी पर्सनल ब्रांड उसकी होनी चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं, मुझे लगा कि इनसिक्योरिटी बहुत हाई है, कि एक कोच इनसिक्योर कैसे हो सकता है अगर उसको ये पता हो कि यार उसके पास इतनी स्किल्स हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि उसका क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला। तो ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, और ये मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, ये डेढ़ की मस्जिदें बनाना, इसकी टांग खींचना, उसकी टांग खींचना। आप आजकल एक और फेस कर रहे हैं आपके भाई, अगर आपको, मैंने भी सुना है कुछ पिछले 3-4 दिनों में मैं कुछ ट्रेनर से मिला, तो मुझे पता चला कि अगर एक जिम से निकाल के रीलोकेट करना है कुछ क्लाइंट्स को, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वेरी ट्रू। ये क्यों है? मतलब ये अगर कोचेज़ ही नहीं संभलेंगे आपस में, तो वो क्लाइंट्स को क्या संभालेंगे, वो फिटनेस इंडस्ट्री को क्या संभालेंगे? फाद, मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, नॉट एन ए प्लेटफॉर्म लाइक दिस, बट नॉर्मली, I जैसे want नो। you to be. हाँ, तो मैं पता है क्या, और अपनी ही बातों से और जिस तरह आपने बताया ना, ये सेम कमेंट सबके आते हैं। जैसे आपने बताया कि यार अगर ट्रेनर को अपने ऊपर एतमाद हो, क्योंकि और मैं उसके दोनों साइड से ट्रेनिंग देख रहा हूँ में, ना। यस, और ट्रेनर को ये लगे ना कि उसके प्लान में कितना दम है, और वो अपने क्लाइंट के साथ कितना कनेक्टेड है, वो जो सर्विस दे रहा है, तो वो कभी इनसिक्योर नहीं होगा। बट मैं ये बात नहीं करूँगा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज आई पर्सनली, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ फॉर ऑल दी एफर्ट्स, बट ये सही प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ना सॉलिड इसके सोल्यूशंस बताता हूँ, ठीक है, और मेरे एनालिसिस पे बताता हूँ, बजाय इसके कि मैं आपके साथ ये बात करूं कि ट्रेनर क्यों इनसिक्योर है, उसको क्या घर में क्या मसले हैं, और उसने कितने क्लाइंट्स जिसको टिपिकल मुर्गा बोलते हैं, हाँ, यू नो। बिल्कुल ऐसे ही। मैं उस मेंटेलिटी पे बात ही नहीं कर रहा। मैं इस वजह से नहीं बात कर रहा कि इसका फ़ायदा नहीं है। हम जितनी भी बात करें, हमारे बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर आपके साथ बैठेंगे, वो एक कल्चर प्रोग्रामिंग है ये, वो हाँ, रहेगी। देखें, इस बात को समझिएगा, और मैं अपनी इन बातों में पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे पास सिखाने के लिए इदारे नहीं हैं। मैं उस बात पे दोबारा आऊँगा, ठीक है। अगर आप एक बंदे को पढ़ा लिखा के फिटनेस, और आपने कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेशन, अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा के इंडस्ट्री में छोड़ दिया ना, तो वो ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है। एक डॉक्टर क्लिनिक में बैठ के कभी मरीज़ों पे नहीं लड़ता, ये वो एक दूसरे का सर नहीं फाड़ रहे हैं। होगा कोई करेगा भी तो इक्का दुक्का होगा, आई कैन नॉट जनरलाइज इट, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक स्कूल में बाकायदा टाइम लगा के एक चीज़ पढ़ के निकला है। मैं अभी, आपने जैसे उसमें हमारी डिस्कशन चीज़ों में हुई, सो यू नो दैट आई हैव थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, देखा मैंने लोगों को। भाई आप यकीन करें, जब यहीं के लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, ठीक है, जिस पे मेरा दूसरा फैक्टर भी आएगा, यहाँ का बंदा होगा पान थूकेगा, या जो हमारी टिपिकल चीज़ें हम देखते हैं, राइट, बाहर वही बंदा होगा, सीट बेल्ट भी लगाएगा, ठीक है। किसी 7 स्टार रेस्टोरेंट में आप देखें, हमारी ही यहाँ के XYZ लोग होते हैं, पाकिस्तानी आपने देखे होंगे बहुत सारे, कितनी तमीज़ से दरवाज़ा खोलते हैं,
क्यों? पहली बात, उनको सिखाया गया है, उनको बाकायदा ट्रेन किया गया है। फहद, हमारे पास ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास स्कूल्स नहीं हैं। क्यों नहीं है इतने बड़े प्रोफेशन के लिए? और सो इम्पैक्टफुल, इतना पावरफुल, इतना खूबसूरत प्रोफेशन जो हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। मैंने अभी आपको इतने सारे फ़ायदे गिनाए और बेशुमार और हैं। तो एक, उनको सिखाया नहीं गया तो वो लड़ेंगे, सही बात है। उसको सिखाना जरूरी। दूसरा, डिसिप्लिन। सीट बेल्ट क्यों बांध रहा है? उसके भाई 1 महीने की तनख्वाह जाएगी अगर उसको रोका गया। उस बंदे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा जो 7 स्टार भारी होटल पे fines उसने होते हैं। दरवाज़ा नहीं खोला। डिसिप्लिन। ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइन हो, डिसिप्लिन। नौकरी जा सकती है, फ़ाइन लग सकता है, उसके स्टार्स कम हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हैं, मॉडल्स Systems बने हैं। हैं कि हर दिन में आपके 2 स्टार लगेंगे तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक पाथवे दिया हुआ है कि आप ये करोगे तो आप मज़ीद बढ़ते जाओगे। यहाँ पर आपके पास सिस्टम नहीं है। और अब हमारे यहाँ पर काफ़ी जिम आ चुके हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ये स्टैंडर्ड दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ बहुत सारे अभी ऐसे जिम हैं जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा, मैं बोलूँगा कि, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह के चेन्स आएँ, इस तरह के लोग आएँ। अब वहाँ पर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स कम दिखेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम रखा है। मैंने अब पर्सनली मैं बता दूं, क्योंकि अगेन ये चीज़ें लाते हुए टाइम लगेगा, तो आप जब तक जो है ना कम से कम अपने लेवल पे ये चीज़ें शुरू कर दें। मैं अपने जिम में, यू नो, आई मैनेज ए जिम। बिल्कुल। सो हम अपने जिम में क्या करते हैं, हम इसी तरह के ना वर्कशॉप्स रखते हैं और वीकली रखते हैं। बिल्कुल। हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीकली रखते हैं। कम्युनिकेशन पे बात करनी है। फिर कम्युनिकेशन में ये नहीं समझाना है कि आप क्या बोल रहे हो, कम्युनिकेशन में ये समझाना है कि आपके बाल कैसे हैं। दिस इज़ नॉन कम्युनिकेशन। वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन सब। यस, आपने कौन सी शर्ट पहनी है, आप टाइम से 5 मिनट पहले आए हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, एक तो जितने पढ़े लिखे हैं उन लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड है। बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। साइंस में लोग नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, स्ट्रेटजीज़ देखते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, राइट। बिल्कुल तो ऐसे। एक तो ये कि इनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से लड़ते हैं। जो आपके सवाल का शॉर्ट जवाब है कि उनको सिखाया नहीं गया। आप उसको तमीज़ का वर्ड दें, आप उसको कम्युनिकेशन का बोल दें, आप उसको डिग्री बोल दें, आप कुछ उनको सिखाया नहीं गया, राइट। रिलेटेबल। सेकंड, डिसिप्लिन। कोई नहीं करता भाई, सबको पता है भाई, जाने तो खैर है, चाय पे बैठ के ना मामला निपटा देंगे, कोई डिसिप्लिन करने वाला है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ये उसका आंसर होगा डिसिप्लिन। एंड आप एजुकेशन डाल दो भाई, और इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह कर ये बात जाए, जो इदारे हैं, जो लोग हैं, वो इसके लिए कुछ करना शुरू कर दें, और इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पूरी सोसाइटी में। आप अपनी तरफ से कोई 3 टिप्स अगर देना चाहें रीसेंट फिटनेस ट्रेनर्स को कि जब तक इदारे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ नहीं है, तो हाउ कैन दे डेवलप देमसेल्व्स थ्रू सेल्फ लर्निंग? कौन सी ऐसी सोर्सेज के पास जाएं, या कौन सा ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें, या फिर आपने किस तरह अपने आप को किया, या कौन से ऐसे इदारे हैं जिसमें अपने आप को इनरोल करें? मतलब जो भी आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है। इनिशिएटिव्स हैं। सो अगेन आई एम बाउंड बाय सर्टन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड हमारी भी एक बाउंड्रीज होती हैं, बिकॉज वो एक प्रमोटिंग, और आपने हमारा नाम लिया, आपने हमारा नाम नहीं लिया, बट कुछ अभी हमारे यार दोस्त भी हैं एंड ए लॉट ऑफ पीपल, वो अपने कोशिशें कर रहे हैं। तो अपनी रिजवान है, मैं नाम ले बिल्कुल लूँगा, ऐसे है। वासिफ है, हमारे यहाँ होता है, हम कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट हब, जैसे हमारा एक हाँ, लेवल 3 का courses ला रहा है, सर्टिफिकेशन बिल्कुल चल रहा ऐसे है। सो वी हैव आस्क्ड, जो हमारे पास स्पेशलिटी नहीं है, तो हमने यूके से एक ट्यूटर को हायर किया है, हमने बुलाया है। तो मेरे ख्याल में ये जो 3-4 मैंने बड़े नाम ले लिए, एक तो ये रिलायबल सोर्सेज हैं, ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो खुद बोल रहे हैं। जब आप, हाँ एग्जैक्टली, बट देन अगेन देखिए उसका टाइटल देखें ना, वर्कशॉप है तो उसको, वर्कशॉप को आप सर्टिफिकेट तो नहीं बोल सकते, आप उसको डिग्री तो नहीं बोल सकते, राइट। तो अगर आपको इस तरह के है, और अगर आपके पास, मैं उन ट्रेनर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, मॉनिटरी और टाइम दे सकते हैं, तो यू शुड गो अब्रॉड। ये तो सबसे पहले हो गया। फ़िलहाल जब आप, जैसे आपने बोला, जब तक आपके पास नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप बाहर हो के आएँ, आप पढ़ के आएँ, और डिप्लोमाज हो, सर्टिफिकेट्स हो, डिग्रीज़ हो, जो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, आप वो कर लो। और आप यहाँ पर करना चाहो तो इंडस्ट्री में यहाँ पर काफ़ी सारी ये जाने पहचाने नाम है, आपने इन सब को टच करना है, मेरा ये कहना है। आप किसी एक जगह नहीं फॉलो करें, बिकॉज़ ये समंदर है। ये आप एक जगह पे एक मेंटोर रखे, वो ठीक है, बट आप थोड़ा सा इनपुट ले। तो मैं चाहूँगा पर्सनली, रिजवान इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट वो सर्टन डिपार्टमेंट में शायद वो आपको नहीं कवर कर पाए। वासिफ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट वो शायद 100% कवर ना करें। अदनान, वो कहीं पर कुछ का वर्कशॉप करा रहे हैं, कुछ और। सो आई थिंक कि जो ये ट्रेनर्स हैं ना, मैं चाहूँगा कि वो सबसे होकर आए। कोई डाउट उसके जहन में है ना, फिर से होकर आए, फिर से डाउट है, फिर से होकर, एंड कंटिन्यूसली लर्न करता जाए।
हाँ ऐसे ही है। राइट। फिर अंडर सुपरविजन चले, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, हम करते रहे हैं, ज़माने से करते रहे। मैं अभी भी चाहूँगा कि कोई बंदा मुझे मेरा मेंटोर मिल जाए कि वो मेरा सुपरवाइज़र बने और मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर कर लूँ। यू गेट माई पॉइंट। अभी जैसे मैं गोल्फ परफॉर्मेंस के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा था। आई मेट दिस गाय जो गोल्फ क्लब में है, ही इज़ ह्यूज ऑन नॉलेज, ही इज़ ह्यूज, और उसने इतनी सर्टिफिकेशन की हैं यहाँ से वहाँ से, यूएस से भी, यूके से भी। तो इसी तरह आप अपने मेंटर्स ढूंढें और सारा ना थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करें। डोंट गो फॉर सर्टन XYZ प्रोटोकॉल, ट्राई टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग एंड कम अप विद योर ओन। तो मेरे सारे नए ट्रेनर्स के लिए ये है कि अपना खुद बनाएं एंड इट विल मेक सेंस टू यू। ओके, जो चीज़ें नॉन सेंस है वो नॉन सेंस है, सही बात है। ठीक है। तो वट एवर मेक सेंस यू, आप अपना रिसर्च कर लो, उस चीज़ को ऑथेंटिसाइज कर लो, कितने सेट्स करने हैं, किसको क्या कराना है, यू विल कम अप विद समथिंग। तो मेरे ख्याल में ये एक ज़रूरी चीज़ यही होगा कि आप सारी जगहों से नॉलेज इन्फॉर्मेशन वो क्रिएट करें। सेकेंड थिंग, टाइम दो। मैं ट्रेनर्स को यही बोलूँगा, नहीं टाइम देते, ठीक है। और टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि खाली क्लाइंट्स के पीछे होम ट्रेनिंग और ये, अपने लिए टाइम दो। अपने लिए टाइम दो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। और वो 7 हैबिट्स ऑफ स्टीफन कोवे, वो तो आपको याद ही है भाई, वो हमेशा चलता रहेगा। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है कि शार्पन योर Sharpen your सॉ, saw। आप भाई आपका यही है, नॉलेज, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रैक्टिस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये करते जाओ, ये रोको नहीं। हमारे अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन में ये किताबें एडिशंस आती हैं, 13th एडिशन तो 14th एडिशन, और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि यार इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। कोई XYZ चीज़ पहले थी ही नहीं, ब्रोकली अभी अभी आई होगी, पहले थी ही नहीं, मिसाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब कहने का मकसद यही है कि वो चीज़ें चेंज होती रहेंगी, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। वर्कआउट के दौरान पहले बोलते थे भाई आप 2 गिलास पानी पियो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला नहीं भाई ये तो मामला ख़राब है, 1 गिलास पियो नेक्स्ट एडिशन में। तो वो कॉन्स्टेंट रिसर्च कर रहे हैं। constant फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो स्टमक का टेम्परेचर इतना ऊपर होता है कि पानी पीने का तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर उसके बाद नई रिसर्च आती है क्या। तो आप देखें, आप टाइम के साथ चलो। अब किस ज़माने में बोलते थे कि भाई आप जो है वो मरकरी की फिलिंग लगा दो, आपको भी ये बात पता होगी कितनी मजबूत फीलिंग्स होती थी कि भाई दादी हमारे उन टाइमों पे एक फिलिंग लगा दो भाई सारी ज़िंदगी के लिए जान छूट गई, एंड दे वर हैप्पी अबाउट इट ऑल द टाइम। अब वो उसको आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च कर रहे हैं, तो वो अब कैंसरियस एजेंट्स हैं उसके अंदर। मरकरी पॉइजनिंग। तो कोई बेवकूफ़ी होगा ना कि वो उस ज़माने को लेके चले और उसने वो नॉलेज पढ़ी है कि यार मरकरी तो बेहतरीन चीज़ है, मरकरी लगाओ। हाँ। तो अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। वही जो एक ज़माने में अंडे की जर्दी खतरनाक है, कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी, हाँ, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चर्बी बातें है। कितनी कॉमन थी। पर बीच में ये था कि जिसने नाश्ता नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। अब ये है कि भाई कोई मसला, जिसने रात में खाना खा लिया वो ओबेसिटी का शिकार हो गया। वेरी ट्रू, तो ये वेरी सारी ट्रू। चीज़ें हैं अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आ तो रहा है। ये अब तो दूसरा पॉइंट यही होगा कि एक तो आप ये मैंने जो आपको बता दिए वहाँ से नॉलेज कर, दूसरा पॉइंट यही होगा कि भाई आप अपने आप को ना अपग्रेड रखो और टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, इंडस्ट्री के लिए चीज़ें करो, देखो किस तरह है। तीसरा मेरे ख्याल में टीम वर्क की बहुत यहाँ कमी है, और वो बात वही पर आती है कि मैं घूम फिर के वही पर बात आएगी, टीम वर्क इसीलिए नहीं कर पाते कि इनसिक्योर है, ठीक है। तो अगर मेरी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी है मिसाल के तौर पे, और आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, सो डोंट बी ए हीरो मैन। अगर घुटने में कोई मसला है, बी वेरी प्राउड और बहुत फ़ख्र से बोलो कि हाँ यार हमारी एक टीम है, मिस्टर XYZ के पास जाओ। द खलीफा सेम नहीं थिंग, होना खुद। हाँ, एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर मी। मैं अपने इर्द गिर्द सारे इन्वायरमेंट्स देखता हूँ। आप यकीन करें, जो आपकी बाउंड्रीज़ नहीं है उसमें ज़्यादा खेल रहे होते हैं, जो अपनी बाउंड्री है उसमें नहीं खेलते। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। सही बात है। जो उनकी बाउंड्रीज़ है ना, उससे वो हट के दूसरी बाउंड्रीज़ में घुस के उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट इवन देयर डिपार्टमेंट। आप ये इलीगल है, अनएथिकल नहीं है सिर्फ। ऐसे ही है। तो अब वही बात आती है कि डिसिप्लिन नहीं है, वरना लॉज हैं बाय द वे, ठीक है। कंसेंट के बगैर टच करने पे देयर इज़ अ लॉ कि आप प्रिजन में जा सकते हो, एंड देयर इज़ 50,000 आई थिंक, या 5 लाख है या 50,000 है। अच्छा, द सेम थिंग गोज़ विद इवन जिम के म्यूज़िक जो है, ये मैं पाकिस्तान के लास्ट बता रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। मुझे कुछ याद है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपकी म्यूज़िक में कोई ऑफेंडिंग वर्ड आता है, उस पर आप केस कर सकते हो। यहाँ तो फक शक चल रहा होता है। हाँ, आप देखो द F वर्ड इज़ लाइक वेरी कॉमन, हाँ। बट उसके लिए लॉ है, देयर इज़ अ लॉ, पाकिस्तान का लॉ। पाकिस्तान का लॉ है। अच्छा। हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं वही बात करूँगा ना, अगर ये चीज़ें पढ़ के एक ट्रेनर निकलेगा, अब मुझे ये बताएं, मुझे पता है कि कंसेंट के बगैर टच करने पे क्या कुछ हो सकता है। अब अगला बंदा जिसको मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, अगर वो भी कोई ऐसा निकला कि उसको भी ये लॉ पता हो, और अल्लाह करे ये सारे व्यूज़ देखें और लॉज निकाल के देखें, तो मेरे जैसा बंदा कैसे करेगा आप बताओ ना।
मैं कैसे करूँगा वो अनएथिकल काम, मैं कैसे इनसिक्योर होऊंगा, सही मैं बात। कैसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में घुसूंगा। अवेयरनेस है ना। अवेयरनेस होगी, हमें बढ़ाया जाता है ना क्लास में, स्कूल में, तो मैंने यही सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं। सो आई एम नॉट इनसिक्योर, मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा रहा, मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन रहा कि उसको मैं न्यूरोलॉजी की कोई दवाइयाँ लिख के दे दूँ कि भाई हाँ आप ये खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। बी एड मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन हो, बट नो, दिस नॉट माई डिपार्टमेंट। सो एक फिटनेस ट्रेनर इवन डाइट प्लान भी नहीं बना के दे सकता। देयर इज सही कहा। क्लियर कट बाउंड्रीज बिटवीन ए न्यूट्रिशनिस्ट हम्म। और आपके फिटनेस प्रोफेशन में ट्रेनर्स, दिस इज अ ह्यूज डिमार्केशन। असल में मुझे लगता है कि लोगों का भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोग ना अक्सर फिटनेस ट्रेनर और डॉक्टर में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब मुझसे बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे दिल में स्टंट डला हुआ है तो क्या मुझे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैंने कहा यार आई एम नॉट द अथॉरिटी, आप फिजिशियन से पूछो पहले। बिल्कुल। ये दोनों एक यूनिजन में काम करते हैं कि आप, मैं बीमार होता हूँ मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, उसको कोई ट्रेन करना होता है वो मेरे पास आता है। तो मैंने कहा ये दोनों साथ काम करते हैं, तो ऐसे सवाल मत किया करो एकदम से और वो कुछ भी कर दे आपको, वो आपकी ज़िंदगी का खेल सकता है। वेरी ट्रू। इसी तरह कितने लोग जैसे एकदम से इनबॉक्स में आ गए कौन सा वे प्रोटीन लें। भाई मुझे, आई डोंट नो यू, मुझे नहीं पता तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारे लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, भाई कौन सा वे प्रोटीन बेस्ट है। इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वेरी मतलब सब्जेक्टिव। यहाँ पे आवाम को भी इसलिए बताना ज़रूरी है कि भाई, क्योंकि देखें जब दुकानदार बैठे हुए हैं और ग्राहक अवेलेबल हैं तो किसका क्या जा रहा है, वो बोलेगा यार खैर। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब मेरे पास कितने अच्छे लोग हैं जो सप्लीमेंट्स बेचते हैं, मैं खुद भी सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ, तो कितने लोगों ने कहा है कि यार फात भाई पुश कर दिया करो 10% रख लो। हाँ, भाई क्यों रखूँ, मुझे पता ही नहीं है उसका। रियलिटी ऑफ आवर सैड सोसाइटी। रियलिटी। मैं और मैं फॉर एग्जांपल ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी को मैंने कह दिया कि यार मैं जहाँ से लेता हूँ मैं आपको बता देता हूँ आप वहाँ से ले लो, तो अगर उसने वहाँ से लिया तो उसने कहा कि भाई पिक्चर भेजी मुझे कि मैंने ये ले लिया। अगर मैंने उसको कहा था कि प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए तो यहाँ से ले लो आप, क्योंकि मैं 2-3 जगह से लेता हूँ, ठीक। उसने देखा पूरा स्टैक 6 चीज़ें ली हुई हैं उसने। तो मैंने कहा ये क्या है, तो बोलता है वो, उन्होंने कहा ये स्टैक ले लो, स्टैक अच्छा है जिसमें वो प्रोटीन भी है, BC डबल है यार नहीं क्या। बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी तो ट्रू। ये नहीं नहीं, ये लोग आवाम बिल्कुल को सही है। एजुकेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। वेरी ट्रू। और आवाम क्वेश्चंस गलत कर रही है। मुझे लगता है कि आवाम क्वेश्चंस गलत कर रही है और सही सही लोगों से नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप ये। तो आवाम के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आस्किंग द राइट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर डेवलप कराई जाए तो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दे शुड फॉलो, और ख़ास तौर पे जब वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रनिंग की, चलें इसको और स्पेसिफिक करता हूँ। रनिंग से के हवाले से या जॉगिंग के हवाले से अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट पे था तो वो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि भाई क्या सारी टेक केयर की जा सकती हैं चीज़ें अगर वॉक हो जाए, तो मैंने उसकी फिर एक हेडिंग के साथ लगाया सिर्फ वॉक इज़ नॉट एवरीथिंग। क्योंकि सिर्फ वॉक का मसला ये है कि अगर आप 40 साल में वॉक कर रहे हो और आप सिर्फ वॉक किए जा रहे हो और आप 80 साल तक वॉक करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन द स्केलेटल मसल अराउंड द बोन्स, अराउंड द जॉइंट्स, क्योंकि उसको टेंशन मिलती रहेगी, वो स्टिमुलेट होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दे विल प्रोटेक्ट द स्केलेटन। दिस इज वे द नेम इज ड्रिवन फ्रॉम स्केलेटल मसल। ये बात हमने उसमें की है। शायद ही किसी ने कोई बात सुनी हो या पूरी सुनी हो, नीचे गालियाँ पोछाड़ हाँ, कि understand तो this. तुम्हें क्या पता, और ये बैठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं वॉक को। उन्होंने कहा, मैंने कहा वॉक हमने बात ही नहीं की, वॉक हटा दी। वो तो एक लोको मोशन है, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा अब चलना सीखता, पहले डंबल नहीं उठाता वो, सही है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि यार 40 के हो गए ना, 30 के हो गए, वॉक करो। इनफैक्ट मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक ऐसे ही कोई बैठे हुए थे, कोई बायो हैकिंग के एक्सपर्ट थे कोई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये करना है, तो उन्होंने कहा यार मैं क्यों मसल बनाऊँ, अब मुझे कौन देखेगा 40 साल की उम्र में, हाँ, या मुझे किसी से लड़ना थोड़ी है 40 साल की उम्र में। वेरी ट्रू। ये कितने मिस्टेकन कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्लॉड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा इसको थोड़ा चैलेंज करें, थोड़ा सा ज़रा हिलाएं लोगों की मेंटालिटी को, कॉमन मैन की। फहद, ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये, और स्पेशली अगर टास्क बेस हो जाए ना तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। बट सी द थिंग इज़, मसला ये है कि एस्थेटिक्स की बात करें कि अब मुझे कौन देखेगा। देखें, वो आप वाली बात सबसे पहले यही आती है ना कि 40 के हो जाते हैं तो वो सब कुछ गिव अप कर देते हैं कि भाई यार अब तो ठीक है, अब मुझे कौन देखेगा, क्या देखेगा। ऐसे लोगों के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं इसको ऐसे एग्जांपल में बताऊंगा विक्टिम मेंटालिटी में आ गया। कि हाँ, रिसेंटली, और वो एक रिसेंट मेरे साथ एक वो था अभी, एक केस स्टडी मैं बता रहा हूँ आपको जो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई है। मुझे किसी ने बड़ा फोर्स किया, एंड आपको पता है मेरा स्केड्यूल बड़ा बुक रहता है, बड़ी मुश्किल से टाइम देना होता है। सो बड़े प्रेशर के बाद उस बंदे ने मेरे साथ मीटिंग वीटिंग की कि नहीं आपने मुझे जो है ना एक्सरसाइज करानी है। बहुत ठीक है, मेरा एक तरीका होता है असेसमेंट का, छोटा सा इंटरव्यू करता हूँ सो दैट वी आर इन द सेम पेज। तो वो भाई साहब थे एक, उन्होंने बड़ा मुझे बताया, एक XYZ ट्रेनर की ना पूरी लिस्ट दिखा दी जिसमें से 7 ट्रेनर थे जिनको मैं जानता था,
कि मैंने इसके साथ भी कर लिया, इसके साथ भी कर लिया, इसके साथ भी कर लिया है, और वही टिपिकल पैटर्न कि मेरा ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब खैर वो तो मुझे पता था कि मैं जब शुरू करूँगा फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा, फिर अंडरस्टैंड करूँगा और सब चीज़ें। बट एक चीज़ पे जो मैं बहुत पुट ऑफ हुआ था एंड आई एक्सक्यूज्ड एक्चुअली कि मैं आपके साथ नहीं कंटिन्यू कर सकूँगा, इट वाज द फैक्ट कि वो कम से कम 3 दफ़ा अपनी इंटरव्यू में बोल चुका था कि मैं तकरीबन 12 से 15 सिगरेट पीता हूँ दिन में, और वो उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो आपने मेरा जो भी प्लान बनाना है आप जो है ना, हाँ, इसके अराउंड बनाएंगे, और आप इस चीज़ को जो है वो नहीं कट डाउन करेंगे, ठीक है। और अच्छा वो मेरी साइंस प्रॉब्लम, पे चलेंगे, एक्चुअल साइंस की ऐसी की तैसी। और प्रॉब्लम उसको जो था वो था भी कि मेरा मसला ये कि मैं सीढ़ी पे जब चढ़ता हूँ तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। तो अब वो ऐसा था भी नहीं बंदा कि मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि उसको पढ़ा लिखा नहीं था या कुछ और। आई अंडरस्टूड दैट ही इज़ एट अ पॉइंट कि इसके साथ बहस करना। तो अब मैंने अपने लिए ये सोचा कि मैं बड़ा चैलेंज एक्सेप्टेंट वाला बंदा हूँ कि आपको मैं करके दिखाऊंगा, यू नो, दैट काइंड ऑफ गाय इफ़ इट्स साइंटिफिकली पॉसिबल। लेकिन उस टाइम पे ना मेरे हाथ पैर वैसे ही ठंडे हो गए। मैंने कहा भाई मैं इनके साथ अब क्या बहस करूँ। मैंने एक दो दफ़ा रिक्वेस्ट की कि देखें ऐसा होता नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है कि जिस तरह आप बता रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप एक सिगरेट से एडिक्शन जिसको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसके साथ नहीं फाइट कर सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ा माइंड सेट है। एक्सरसाइज का, अपने आप को पुश करना, नींद पूरी करना, न्यूट्रिशन में कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं खानी है। अगर वो आपको 10 दफ़ा कोई बंदा बोले ना कि यार मैं कर लूँगा, देखिए ये ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है, वो स्लेवरी बर्दाश्त नहीं करता, ग़ुलामी। ऐसे ही एक आम होश हवास में बंदा कभी नहीं वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि यार कल से आपने चावल नहीं खाने, वो माइंड प्रोसेस बहुत डिफरेंट करता है भाई। वो 3-4 दिन जो आप नहीं खाओगे ना और 10वें दिन आप करोगे, वो हमारे सामने होता है फिर, ठीक है। तो क्योंकि दिमाग में ना सबकॉन्शियस में आपने चीज़ डाल दी कि ये नहीं करना है, फिर तो आपका हो गया काम, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे ही है। तो नाउ द थिंग इज़ कि अब आप अगर उस चीज़ को फाइट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप एक चीज़ के ग़ुलाम बन चुके हो ऑलरेडी, वो जो नहीं होना चाहिए था, तो मैं कैसे उसके साथ फाइट करूँगा भाई। यू हैव टू वर्क विद मी। अब जो चीज़ अब आप 2024-25 अब इसकी सालों में भी आपको ये नहीं पता कि सिगरेट ख़राब चीज़ है, मैं उस पर क्या बहस करूँ। तो ऐसे लोगों के साथ ना जो वो जीने की ख्वाहिश उनकी ख़त्म है, तो इट्स ए ह्यूज थिंग। वो तो आपको एक पूरा सोशल सर्कल देखना है, घर में चीज़ें देखनी है आपके कि उनको कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। बच्चे मैटर करते हैं, पैसा मैटर करता है, बाइकिंग मैटर करती है। हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों से स्टिमुलेट करके, जैसे रिसेंटली एक साहब थे, उनको कोई सूट था टॉम फोर्ड का, एंड उनकी 60th बर्थडे थी, ओके। और कुछ था उनके जहन में ना, अब वो Motivation मुझे, हाँ, मोटिवेशन मिल गई उसको, अब 60 में मिली उसको। और फिगर आउट करो कि मोटिवेशन क्या थी, टॉम फोर्ड का वो सूट पहनना था उसको। एंड ये सारे रियल केसेस है जो हमारे सोसाइटी में हैं। तो अगर हमारे हेल्थ कोचेज़ थोड़े से स्मार्ट बन जाए ना, और वो इनके आसपास की चीज़ें देखें, साइकोलॉजी कि वो कौन सी चीज़ ट्रिगर करेगा उसको। मैंने अभी रिसेंटली उन्हीं के मिसेस को उनके साथ ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया, बाय जस्ट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कि वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे। तो मैंने कहा आप करके देखें, आपको पता चलेगा। ये क्या मुश्किल बात हुई, मैं अभी प्लान करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इट स्टार्टेड विद जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे ना, वो प्ले वाला। अच्छा आप ये कर तो सकती हैं ना, इनको बॉल जरा थ्रो करें, ये कैच करके दिखाएं, और हमारे साथ रिवर्स काउंटिंग करें, 79, 78, 77, यू नो, सो मेक इट इंटरेस्टिंग। तो ये सारा कोचेस का काम है, ज़्यादातर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगेन बात वहीं पर आती है कि नहीं है, स्कूल्स नहीं है ये चीज़ें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो एक तो ये चीज़ है कि आप उनके अराउंड वर्क करें, फाइंड द मोटिवेटिंग फैक्टर्स, फाइंड द डिप्रेसिंग फैक्टर्स एज वेल। ये बंदा क्यों बोल रहा है कि यार मुझे कौन देखेगा अभी, उनको आसपास लोग क्रिएट करो जो उनको देखें, उनका ये गिला ख़त्म करो। आप उनको समझा दो कि अगर आप ऐसे XYZ चीज़ें करोगे तो लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो आप वो सारे फैक्टर्स अगर ढूंढोगे कि डिप्रेस कौन सी चीज़ कर रहा है, स्ट्रेसर कौन सा है, रिलीवर कौन सा है, बीच में लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेसर से उनको दूर करो, रिलीवर के पास लेके जाओ। बच्चे हैं जैसे मैंने बताया, कुछ और है फिगर। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने भी थोड़ा साइंटिफिक एविडेंस भी जो चीज़ें आपने स्केलेटल मसल और इन सब चीज़ों की बात बता दी। करेंसी क्या है लॉन्जिविटी की, इट्स द मसल, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो मसल इज़ द करेंसी ऑर्गन ऑफ लॉन्जेविटी, या फॉर लॉन्जिविटी। अभी भी डेटा उठा के देखो, वो वही बात है ना, आंखें बंद करो, हाँ, कि वो कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली नज़र नहीं आ रही, भाई वही है। आप अभी डेटा उठा लो ना, तो देयर इज़ केसेस डायबिटीज़ की भी हैं, और ज़्यादातर हाइपोकिनेटिक कंडीशंस हैं, लाइक एक्टिविटी ना होने की वजह से, जिसमें वॉक अपना रोल प्ले करेगा, एक्सरसाइज अपना रोल प्ले करेगा, न्यूट्रिशन अपना रोल प्ले करेगा। बट देन अगेन फॉल, हिस्ट्री ऑफ फॉल आप उठा के केसेस देख लो,
कोई इंसान स्पेशली 40 के बाद 50s में 60s में फॉल इन द बाथरूम इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज लीडिंग टू डेथ। डायरेक्ट नहीं होता बट वो सर्जरी फिर इम्प्लांट लगा, फिर वो आपके सोशल सर्कल में होगा, आपने 10 बंदों में देखोगे तो 2-4 तो आपको नज़र आ ही जाएंगे। और जो ये व्यूवर्स भी सुन रहे हैं उनको भी ये आप आसपास देखें, वर्स्ट टू वर्स्ट हो जाता है। वर्स्ट टू वर्स्ट। तो इन जो केसेस में है ना, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मसल का होना। एंड इट्स ए प्लान इन्फॉर्मेशन। बड़ा सा चार्ट निकालो, अगर मेरे घर में होगा, वो थोड़े पढ़े लिखे हों, मैट्रिक तक भी हो, पढ़ना आता हो, चार्ट निकाल के दिखा दो कि ये है हिस्ट्री ऑफ फॉल और इससे लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ इतनी परसेंटेज हैं। तो वो एक वही बात आती है कि अगर आप बेसिक चीज़ें कम्युनिकेट करना शुरू कर दो ना, तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, वो देख लेते हैं। और सिंपल वर्ड्स में समझाने की अगर कोशिश करें तो सबसे पहले वही बात आएगी कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन से वो बैरियर टूटेगा। उनको वो चीज़ें आप दें कि जिसकी तरफ वो आना चाहे और करना चाहे। बट देन अगेन 40 के बाद 45 के बाद बॉडी टाइप्स अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो कोचेस को भी स्मार्ट होना पड़ेगा कि किसको किस तरह ट्रेनिंग करानी है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, कोई प्ले में खुश होगा, कोई ट्रेनिंग में खुश होगा, कोई मूव में खुश होगा। वो कहते हैं ना कि दर्जी और नाई दोनों बड़े पर्सनल होते हैं। तो मैं तीसरा ऐड करता हूँ पर्सनल ट्रेनर। ये 3 लोग ऐसे हैं जो आपको पर्सनली जानने चाहिए और उनको आपकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि लोग पर्सनल ट्रेनर को बहुत हल्का ले रहे होते हैं। बहुत कम ऐसी परसेंटेज है जो बाकी पर्सनल ट्रेनर को एज अ कोच मानते हैं या उससे चीज़ें शेयर करते हैं। खुल की चीज़ें शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। एम्बिशंस भी शेयर करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जानना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जितना वो खुलेगा उतना जान सकते हो ना। अगर वो वैसे ही बंद रखा हुआ है अपने आप को, ही इज़ नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ विच आर बॉदरिंग हिम, नहीं हो सकता। ये जो आपने कपल वाली बात की है, कपल वाली बात मैंने खुद भी नोट की है। कुछ लोगों को मैंने खुद फिजिकली ट्रेन तो नहीं किया, ऑनलाइन कभी ट्रेन किया, जैसे जूम सेशन पे ट्रेन किया, तो इस तरह चैलेंज किया कि देखो वो तो लगा रही है, मैम तो कर रही हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद कुछ 3-4 महीने बाद ऐसे वो पाकिस्तान आए, मिले, बैठे, तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे थोड़ा इमोशनल हो गया। उन्होंने, यार मैंने कभी ज़िंदगी में 30 साल हमारी शादी को हो गए, हमने ऐसा रिलेशनशिप कभी आज तक किया नहीं। क्योंकि रोटी ला दो, खाना बना दो, आज क्या गुजरा, कैसा गुजरा, लेकिन साथ में एक्टिविटी करने के बाद जो एक डोपामीन उन्हें मिला, या फिर उन्होंने नई चीज़ें अपने बारे में दरियाफ्त की, तो वो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा है। वो था फैक्टर था। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई घर में वर्कआउट करो, बच्चों को इंक्लूड करो, बेगम को इंक्लूड करो, क्योंकि आपके पास क्वालिटी टाइम नहीं मिलता बिताने को साथ। और छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं आपको देख के, वो उनको फ़न लग रहा होता है। तो आप करें घर पे बहुत सारी चीज़ें। और आपने दूसरी बात जो की ये टायरनी वाली, कि कोई नहीं चाहता। माइंड पंप जो चैनल है उसका, एक डेल डी कुछ करके नाम है उसका, स्पेनिश बंदा है, वो अमेरिकन ही है। तो उसकी एक बुक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेवोल्यूशन। उसमें उसने बड़ी एक ज़बरदस्त एक चीज़ कोट की है कि एक बर्थडे पार्टी में गया था मैं, तो मुझे वो केक खिला रहे थे, तो मैंने कहा नहीं यार, आई कांट हैव। तो ज़ाहिर है लोग महरूमियत का शिकार करवाते हैं आपको, लोग बताते हैं यार क्या हो गया है अपनी ज़िंदगी के साथ, तुम खिलवाड़ कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लो यार, वाई कांट यू हैव, वाई कांट यू हैव। नहीं यार, आई कांट हैव, आई कांट हैव। कहता एकदम से जब ज़्यादा हुआ ना, तो मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू हैव, आई डोंट वांट टू हैव इट। तो मतलब थोड़ा सा लोग बैकफुट पे गए और थोड़ा सा शोर कम हुआ, क्योंकि मेरी टोनैलिटी चेंज हो गई। पहले मैं जो बात कर रहा था वो शायद कोई इनविजिबल फोर्स है जो मुझे फोर्स कर रही है कि तुम नहीं खा सकते। तो कहीं ना कहीं आई वाज बीइंग टायरनाइज्ड बाय आउटसाइड फोर्स। लेकिन एकदम से मैंने कहा आई डोंट वांट टू हैव, तो मैंने वो ब्लजन अपने हाथ में लिया। मैंने कहा भाई मैं नहीं चाहता ना, कोई दूसरा नहीं है जो कर रहा है। तो लोगों ने भी उसकी रेस्पेक्ट की। और फिर एक दफ़ा मैं देख रहा था कि मेरे एक बॉस थे, तो कहते ना कि भाई अगर आप बैठे हुए हैं और आपके डाइट कॉन्शियस हैं आप, या मैंने कहीं सुना था शायद, तो अगर आप कहते हैं ना कि यार आपके साथ क्लाइंट बैठा हुआ है, लंच कर रहा है, कि यार क्या लोगे, और आप बोलोगे नहीं यार मैं ज़रा डाइट पे हूँ, मैं कुछ डाइट फूड लूँगा, कुछ करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगा यार आके उठो यहाँ से, मुझे नहीं बिजनेस करना तेरे साथ। कितने लोग तो इसी शर्मा हुजूरी में नहीं करते कि नहीं यार जो खा रहे हैं हम खा लेंगे, हम मिरर करेंगे। बोले भाई 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये होगा वो रेस्पेक्ट करेगा, बोलेगा ठीक है आप मंगवा लो, कोई मसला नहीं, साथ बैठ कर हम खा लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, बोलेगा यार क्या खाओगे, ये खाओगे, क्यों खाओगे, अच्छा चलो मेरे लिए भी ये मंगवा लो। तो वहाँ इंस्पिरेशन हो जाएगी। वहाँ एक आपके पास एक डेटा पॉइंट, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट आ जाएगा कि आपके जो सेल्स का रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन होगी ना, या नेगोशिएशन होगी, उसमें एक नया एंगल आ जाएगा, एक ह्यूमैनिटी का एंगल भी आ जाएगा। वो सीख और लेगा आपको ना वो एज ए रोल मॉडल बताती भी हैं, उसको एज एग्जाम्पल बताती भी है। यार 6 महीने पहले मैंने उस एक बंदे से मिला था, लोग याद रखते हैं, लोग याद रखते हैं। सो दिस यू शुड डू, दिस एवरीवन शुड डू, कि डोंट बी शाय। ये कोई गन पॉइंट पे आपको नहीं खिला रहा। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल इस चीज़ पे है, और वो ये है कि
एज सिंपल एज दैट, ये आपका जिस्म जो है वो हम बार बार बोलते हैं कि यू हैव जस्ट वन होम विच यू लिव इन, राइट? आपकी बॉडी है वो. हाउ कैन यू पुट समथिंग बैड इन योर बॉडी दैट इज़ गोना डू डिज़ास्टर? ठीक है, कि वो डिज़ास्टर करे. अब दो चीज़ें, वही चीज़ कि एक तो छोटी खुशी के लिए आपने जो है वो छोटा इवेंट, बाइट होगा, कुछ खाना होगा, कुछ वो होगा, उस छोटी खुशी के लिए आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया. डायबिटिक लोग दे लेते हैं, वो खा लेते हैं ये, बिल्कुल. बट फाद इसके ना रूट्स बहुत डीप हैं, ये बहुत सिंपल नहीं है. और इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, और सारी पब्लिक को भी, कि वी ऑल और मेड ऑफ सेल्स, जैसे हम मतलब यूनिट बोलते हैं लाइफ. सो देयर इज़ गुड सेल्स, देयर इज़ बैड सेल्स. ठीक है, इवन इफ दे आर बैड सेल्स, जिसको आप फैट सेल बोल दें, कैंसर सेल बोल, कुछ भी बोल दें, दे आर ए पार्ट ऑफ यू, दे आर लिविंग पार्ट ऑफ यू. ओके, सो दे फीड ऑन ऑल द बैड स्टफ. तो मिसाल के तौर पे आपका कोई भी दोस्त हो, आपके घर में कोई हो, आपके अंकल हो, आपके वालिद साहब हो, तो सबसे पहले ये चीज़ करना कि कोई चीज़, जैसे मैंने बताया ना कि बुरी क्यों डालें, तो एक तो वो फैक्टर है कि इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये चीज़ नुकसान दे रहा है मेरी बॉडी को, तो मैं क्यों खाऊं. लेकिन फिर उसको ये भी समझना चाहिए कि ये जो जा रहा है ना, वो असल में जो उनके बैड सेल्स हैं वो क्रेव कर रहे हैं, बट बैड सेल इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग. वो कोई और नहीं है, ये मिले हुए हैं सब. ठीक है, बैड बैक्टीरिया. तो हाँ, आप एक सबसे पहले ना ब्लेम करना छोड़ दो. मेरे कहने का आसान अल्फाजों में मकसद यही है कि अगर कोई नहीं कर पा रहा ना ये चीज़ें, तो आप थोड़ा उसका साथ दो. ठीक है, वो जो बेचारा वर्ड मैं सही यूज़ करूँगा, वो उन सेल्स का अभी इस टाइम पे ग़ुलाम है. ऐसे ही है. ठीक है, आपने उसको बड़ा हिम्मत देनी है और उनको बड़ा तरीके से, बड़े आराम से. आसान तरीका क्या है? लिमिट करना. जैसे हम बोलते हैं ना कि चलो आप ज़ीरो नहीं करो, आप लिमिट कर दो. एट द सेम टाइम आप गुड सेल्स को बढ़ा दो. जो इसको डिफीट करने का तरीका है ना, वो है भी यही कि अगर आप इस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, आप गुड सेल्स को बढ़ा. गुड सेल्स कैसे बढ़ेंगे? बाय डूइंग एक्सरसाइज, इट्स अ गुड थिंग, राइट? बाय ईटिंग द राइट फूड. मिनरल्स हैं आपके, विटामिन डी, मैग्नीशियम, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. तो जब डोमिनेंट होंगे ना गुड सेल्स, तो वो छोटे जो सेल्स होते हैं ना, उन पे कंट्रोल आसान हो जाता है. आपने भी ये देखा होगा, अगर कोई एक्सट्रीमली ओबीस बंदा हो ना, जिसके बैड सेल्स, मैं इस टाइम पे फैट सेल्स को बोलूँगा, वो बेचारा पागल हो जाता है. यू नो दैट, राइट? थोड़ा कम हो ना, उसको इतना मसला नहीं है, वो चल जाता है, बिकॉज वो बैड सेल्स डोमिनेंट नहीं है. तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो एक हमारी सोसाइटी में यही होता है. मैंने बहुत करीबी लोगों को देखा है, यार अम्मा सुनती ही नहीं है, यार अब्बा को 10 दफ़ा बोला है आपको शुगर है, आप क्यों खाते हो ये रोटी चावल. तो सबसे पहले उनके साथ बैठ जाओ. मैं जो ये अभी आज बता रहा हूँ ना, इस पर गौर करें आप, कि वो बैड सेल्स जो वो खा रहे हैं बेचारे, वो तड़प रहे हैं अंदर, वो क्रेव कर रहे हैं. आपने उनको देना है ज़िंदा रहने के लिए, तो उन्होंने चीखना है. वो आपको अंदर से तंग भी करेंगे मेंटली, आप जो है. तो एक तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है. फिर उसको फाइट करने के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि चलो उसको अभी नहीं छेड़ो, लिमिट भी नहीं हो रहा ना, आप गुड सेल्स बढ़ाना शुरू कर दो. साइमल्टेनियसली आप वेजिटेबल्स दो, आप स्पगोल दो ताकि मतलब पेट भरा रहे. आप काउंसलिंग दो, वो भी गुड सेल्स बढ़ाता है, दिमाग उनका थोड़ा काम रहेगा. उनको अच्छा एनवायरनमेंट दो आसपास. बच्चों के बच्चे अगर हैं उनको आसपास रखो. सो ऑल ऑफ द गुड स्टफ दैट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी, इट्स गोना गो डोमिनेंट. When they are dominant, it's easy to defeat the bad cells. और बैड सेल्स को आप आहिस्ता आहिस्ता जब कम करना शुरू कर दोगे ना, देयर गना डाई. तो यही होता है. अगर आपने देखा होगा, जैसे हम किसी चीज़ से बंदे को दूर करते हैं, मिसाल के तौर पे मीठी चाय की मैं मिसाल दे दूंगा. बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं, और जो व्यूवर्स हैं, आप हो, आपने देखा होगा, जब आप मीठी चाय छोड़ देते हो ना, और 4-6-5 महीने तक ना, आप यकीन करो मीठी अजीब सी लगने लगती है. ऐसा कि नहीं है? एग्जैक्टली, बिल्कुल लगती है दिमाग पे. द सेम थिंग गोज़ फॉर लेट्स से जंक फूड. आप खाते रहो खाते रहो, आपने 6-8 महीने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल किया ना, आप खाओगे वो जंक चीज़ या कुछ और. क्यों? क्योंकि वो बैड सेल्स नहीं है, गुड सेल्स रेडी बैठे हैं. जैसे ही आता है ना, आपकी तबीयत ख़राब करके बता देता है, बॉडी अडेप्ट कर गई है कि नो, दिस इज़ नॉट यू. लेकिन अगर आप वो 6 महीने कंसिस्टेंटली खाते रहो, तो वो बैड सेल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे. सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एज प्लेन एज दैट. तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, बैड सेल्स को कैसे फाइट करना है, उसका भी स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए. और आपको ये अंडरस्टैंड भी करना है कि ये बैड सेल्स हैं भाई, और उसको डिफीट करना है. ख़ास तौर पे हाइड्रेशन के कुछ इश्यूज़ हैं. कुछ अर्से पहले मेरे साथ एक बंदा था, ऑफिस में था, तो उसका ये चैलेंज था कि वो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीता था. दिन की तकरीबन 4-6 कहीं नहीं गई. तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई सबसे पहले इसको ज़ीरो से ट्रांसफ़र कर दो, वो कर दो, रिप्लेस कर दो. ये काम तो करो पहले. यार ज़ीरो में मज़ा नहीं है. नहीं, मैंने देखो वही वाली बात आ गई. तो मैंने कहा एक काम करो, 3 ज़ीरो कर दो और 3 ये कर दो.
कुछ तो करो, मैंने कहा भाई ये तो करो, और दूसरा पानी का इंटेक ज़्यादा कर दो, क्योंकि ज़ाहिर है ये डिहाइड्रेट कर रही है तुम्हें, तुम पानी भी नहीं पी रहा, तो ये उल्टा चल रहा है सब। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ आ गई कि गो टू स्ट्रैटेजी, गो अवे फ्रॉम Yes, स्ट्रैटेजी। yes, yes. तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक साइमल्टेनियसली आप साथ काम Yeah, करो। अगर kill आप the एकदम से demon with बोलोगे ये a- सब छोड़ दो, हाँ कभी नहीं हो बिल्कुल, पाएगा। किल द डिमन विद टू एज स्वॉर्ड, वही है ना, दोनों तरफ से आप करो, और जो भारी पड़ता है, जहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप उस पर ज़्यादा रिलाई कर लो। सही है। अच्छा, डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रही, और ये तो चलती रहेगी, 1.5 दिन भी चलती रहेगी अगर हम ख्याल नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ना कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज़ करने की, बहुत सारी चीज़ें, बाय हैकिंग, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ बेसिक्स हैं जो कि इंसान पकड़ ले तो पूरी की पूरी फैमिलीज़ आउट ऑफ एलिमेंट्स आ सकती हैं, या फिर अपने डिलेमा से बाहर आ सकती हैं। तो वो कौन सी ऐसी 3 से 4 चीज़ें हैं? मैं चाहूँगा एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट, एक वर्कआउट के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से, एक न्यूट्रिशन के हवाले से, और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप के हवाले से, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट अपॉन देम। फहद, एक तो आपने बायो हैकिंग का भी बता दिया, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट है, उस पर बात करने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। बट अगेन द थिंग इज़ कि आप मेरा सिंपल मेरे सवाल का आप ये जवाब दें कि अभी भी जितनी भी स्टडीज़ पढ़ी हैं या जितना हम प्रैक्टिकली देखते हैं, सबसे लंबी उम्र, सबसे अच्छे हेल्दी लोग देहात के होते हैं। एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, दे आर फंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर, और वो सिर्फ इन लोगों को जाके ना सिर्फ देख के ऑब्जर्व करें कि ये साले कर क्या रहे हैं। हाँ तो अब वो चीज़ आप तो देखो ना कि आप वहाँ कौन सी बायो हैकिंग है देहात में, हाँ, किस चीज़ को बायो हैक कर रहे हैं, वो वही देसी सिस्टम है भाई। ऐसे ही। स्लीप पैटर्न बेहतरीन है, सुबह अगर मुस्लिम्स हैं तो उठ जाते हैं सुबह, नहीं है तो अपने कारोबार के लिए उठते हैं, हाँ। बट वो उनका एक जो क्लॉक बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको मेंटेन किया है। खाने पीने खालिस हैं, बाय खालिस आई मीन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ देयर, ऑल द माइक्रो न्यूट्रिशन विच इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्जेविटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स ऑल देयर। और बाकी उनका यही है कि मेहनत मुशक्क़त है, थोड़ा हिलना जुलना है, काम है, पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, यू नो। और ये स्टडीज़ हैं एक्चुअली अगेन। सो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि साइकिलिस्ट जो है ना, उनकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी थी जब उन्होंने स्टडीज़ की थी, साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। तो वो देहात वाले कर रहे हैं ऑलरेडी। अब उनको ना स्टडी में वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील हो रही हैं। तो एक तो ये कि बायो हैकिंग या फिर शॉर्टकट्स, और ये तो इंसान इसके लिए बना ही नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट मैं डेफिनेटली कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, और वो कुछ चीज़ें ये हैं कि हमने क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी हैं, मेडिकल में भी है, प्रूवन है, सो हम उसको मेन स्ट्रीम साइंस बोलते हैं, कि ऐसी चीज़ नहीं है कि उस पर अभी रिसर्च होगी। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ये डिस्कस करें अभी, क्योंकि ये चीज़ें आज से 20-25 साल 30 साल मैं रफली बोलूँगा पहले नहीं थी। कौन सी चीज़ें? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका यूनिट जो खाने का है ना, वो ज़मीन से उगता है, वो ज़मीन से उगी हुई चीज़ जानवर खाता है, जानवर आप खाते हो। सो अल्टीमेटली इसको कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ खा रहे हो वो असल में ज़मीन से उग के आपके जिस्म में जा रही है। That's done डायरेक्टली और industrial. इनडायरेक्टली। The fertility of the soil, it's done, it's gone down the drain. पिछले 20 साल की बात सिर्फ बता रहा हूँ। ऐसे ही है। सेकंड रीज़न उसके बहुत सारे हैं जिस पे हम किसी और पॉडकास्ट पे GMOs, अगर हुआ बात fertilizers करेंगे। वगैरह, बिल्कुल। यस, द सेकंड थिंग इज़ पेस्टिसाइड्स। ये मैं मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो स्प्रे किए जाते हैं उस लाइफ को इन्हेंस करने के लिए प्लांट्स की और फ्रूट्स और ये सब चीज़ें, उसका जो इफ़ेक्ट है, मैं एक सिंपल अल्फाज में बताऊं, वो अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड देख के चेक किया गया, और वो जरासीम जो है ना, वो आप समझ लें आसान अल्फाज में कि वो नहीं मरे उन सब्जियों में से, उन फ्रूट्स में से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो खाने बना रहे हैं, जो उसका सारा हमारे पास वो हमारे जिस्मों में जा रहा है। तो मैं इसको आसान अल्फाज में इस तरह रखूँगा कि भाई जो हमारी सब्जियां हैं, हमारे ये सब चीज़ें हैं, तो इंसान जो है ना वो चीज़ों पे रिसर्च करता है। अगर ये रिसर्च आ गई है कि इसके ऊपर ये जहर लगा हुआ है जो उबालने से या पकाने से ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका तोड़ क्या है? तो वो बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की गई। अब क्या चीज़ आई सामने? सिरका, वाइट विनेगर। ओके। अगर आप उस वाइट विनेगर को, आप रफली मैं बता देता हूँ कि आप जैसे 3 से 4 टेबल स्पून, आप 5-6 गिलास पानी हो, इतना मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ रफ़, ये आप इतने में डाल के उसमें सब्जियाँ रिंस कर दें, उसका इफ़ेक्ट मोर देन 90% ख़त्म हो जाता है। इट्स नॉट मी सेइंग दिस, इट्स ऑल द साइंस एंड रिसर्च दैट इज सेइंग इट। ओके, तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि अगेन इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से ये बात मैं पहुँचाना चाहूँगा व्यूअर्स को भी
कि जो सब्जियां आप लाते हैं वो सिरका आप लें, पानी में डालें और उसमें थोड़ा सा रिंस करके उसमें से साफ़ करके उसके बाद पकाएं। पहली बात ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट्स का। हमारे आबाओ अजदाद, अब मुझे एग्जैक्टली हाँ प्रोसेस, बट मुझे ये बताएं कितना, किसने आपको बोला, किसने मुझे बोला कि सुबह उठ के नाश्ता करना है, फिर जो है दोपहर का खाना आ गया, दोपहर का खाना खाना है, फिर रात को। कल्चर्ड। हमारे बाप ने हमें बताया, हमारे बाप को उनके बाप ने बताया, उनके बाप को इनके बाप ने, पैटर्न चलता आ रहा है। पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। द ह्यूमन बॉडी डजंट नीड दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस एंड पैटर्न एंड लाइक 3 टाइम और हमने ऐसे अपने ऊपर किया। ये हमारे कल्चर की चीज़ है विच इज़ गुड इनफ। बट वो 3 या 4 या 5 टाइम जो हम खाना खा रहे हैं उसकी एक यार मिकदार आप लिमिट कर दो। कार्बोहाइड्रेट बॉडी नहीं हैंडल कर सकती, इसी वजह से डायबिटीज़ हो रही है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है चीनी। हम जब किसी को बताते हैं ना कि यार शुगर, हाँ, तो वो समझते हैं नहीं यार मैं चीनी थोड़ी खाता हूँ, मैं तो चावल खा रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे। और ये हमारी व्यूज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्चेस की बात। यस, तो उसको अगर इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज़ दें कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट मोस्टली यही है कि ये चीनी है। चावल, रोटी यानी गंदम जो है, ये बॉडी ने इसको ब्रेक डाउन करके उसमें से चीनी बनानी है। ऐसे ठीक है, तो आप जो है ना बराए मेहरबानी ये दरख्वास्त है सारे फैमिली के लोगों से, स्पेशली जिनके डायबिटीज़ और इनके हैं, कि आप लिमिट कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा कम कर दें, इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हम थोड़ा सा सालन रखते हैं, टिपिकल पैटर्न बता रहा हूँ, और 4 रोटियाँ उसके साथ रख देते हैं। और हमारा मेजर पॉपुलेशन ये है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन लोगों को नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो कर देते हैं। इन बेचारों के पास इनका यही सिस्टम चलता आ रहा है कि भाई यार सालन है, उसके अंदर रोटी तोड़नी है, साथ में चावल खाने हैं, ऊपर से 2 गुड़ खाने हैं, मीठा तो खाने के बाद मस्ट है। और यही पैटर्न करते 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 उनको डायबिटीज़ और किन किन चीज़ों की तरफ पुश कर देता है। और ये मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मैंने बीच में कहा इसमें शुगर होती है, बेसिकली ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी स्टार्च होता है आपका, चावल, चीनी वगैरह सब, ये जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चीनी, जब आप कहते हो मैं चीनी नहीं खा रहा, मैं तो चावल खा रहा हूँ, तो ये दोनों कुछ भी खाओ, ये जाके अंदर कन्वर्ट ग्लूकोज में होगा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होंगे। एक बहुत ज़रूरी एक में है, क्योंकि चीनी की बात ही चल रही है, तो इसके डिटेल कॉन्सेप्ट में तो नहीं जाते, बड़ा जार्गन हो जाएगा पब्लिक को समझने के लिए। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात बता दूं, बहुत लोग मेरे पास इस पे आते हैं कि यार जब मेरा वेट नहीं कम हो रहा, या मेरा वेट बढ़े जा रहा है, या मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, या फिर जब हम वो टेक्निकल टर्म्स देखते हैं, HbA1c बोलते हैं, वो शुगर का एक टेस्ट होता है, कि यार मैं तो इतना कम कर दिया है, आपने वो रोटी चावल का जब बोला था वो भी। तो मेरे लिए भी एक्सपीरियंस था, मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीखूंगा आगे भी जाके। तो मैंने देखा फिर जब मैं घुस घुस के उनके एक एक चीज़ को ढूंढने लगा ना, कि इनके फ्रूट्स दबा के खाने शुरू कर दिया भाई, फ्रूट्स। और अच्छा चलो, अगर दबा के ना भी हो तो मैं फ्रूट पे आज इस प्लेटफॉर्म में ये बात करना चाहूँगा, और इस चीज़ को समझिएगा। अगेन हम इसी वजह से देखें, हमारे जो हम कंपैरिजन क्या करते हैं, ओ अमेरिका कहाँ पहुँच गया, ओ लंदन कहाँ पहुँच गया, ओ, लेकिन हम लोग अपनी अकड़ में हैं, नहीं भाई हम ज़्यादा बेहतर हैं। अबे भाई मान ले, वो चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीज़ों को, वहाँ चीज़ें अच्छा खुद पे आती है तो भागेंगे वहीं पर, वो एक अलग कहानी है। बट ये चीज़ जो है ना, इसको एक्सेप्ट कर लो। देखो एक बड़ा अच्छा वो है, अगर किसी को पढ़ने का शौक़ हो, डॉक्टर गंडरी नाम है, डॉक्टर गंडरी की एक किताब है, उसको बोलते हैं प्लांट पैराडॉक्स। ओके। उसमें उन्होंने ये बात की है, और इट मेक सेंस। अगर मैं बोलूँगा और ये ऑन एयर हो प्रोग्राम, या आपको ये बात आप तक पहुँचती है, इस पर सोचिएगा। उनका कहना ये है कि अगर कोई ज़िंदा चीज़ हो, और चीज़ से मतलब है लेट्स से खरगोश, उसको आप छोड़ दो, पीछे शेर आए खाने के लिए तो वो भागेगा। हिरन है, उसके पीछे अगर कोई शेर पड़ जाए, चीता पड़ जाए, उसने बहुत तेज़ भागना है। ये इंस्टिंक्ट्स हैं सर्वाइवल के। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट डजंट वांट टू बी किल्ड। ये एक है, ये इसके अंदर, ये एक नेचर में है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि सर्वाइवल के लिए उसको स्ट्रेटजीज बनानी है। अब आप सुनते जाइएगा इस बात को। इट वॉज़ एन आई ओपनर फॉर मी, एंड इट वॉज़ अ गेम चेंजर फॉर मी। मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, या अपने हेल्थ पे इंक्लूड करने के लिए, इट वॉज़ अ गेम चेंजर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पौधा जिंदा है, राइट, एंड वो हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। वो भाई बिलियंस ईयर से वो है, वो तो भाई हम लोगों को तो पकाना वकाना पड़ता है, वो तो नेचुरल सनलाइट से पकड़ के, क्लोरोफिल से कर करा के अपना पूरा बना रहा है भाई, और वो आपको प्रोड्यूस भी करके दे रहा है। तो आप ये कैसे इमेजिन करके बैठे हो, और आप ऐसे कैसे बिलीव करके बैठे हो कि मैं इस प्लांट को तोड़ के खाऊंगा और खाता रहूँगा और खाता रहूँगा और खाता रहूँगा? नो, द प्लांट्स, दे हैव
दे केम अप विद स्ट्रेटजी, ठीक है, डिफेंस स्ट्रेटजी। और डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है कि जो मुझे नुकसान देगा मैं उसको कैसे नुकसान दूँ। तो देर सर्टन मशरूम्स, अगर आप वो मशरूम खा लो आप आधे घंटे में मर जाओगे। उस मशरूम ने ये स्ट्रेटजी अपना ली, ठीक है, बाय नेचर उसको यही चीज़ समझ आई, उनके जो कोडॉन्स जो कोड्स थे उनमें यही आया कि भाई इस बंदे को ख़त्म, ये मुझे खाए तो मुझको मार दो, ठीक है, ये सर्वाइवल का है। कोई दूसरा पौधा होगा उसने कोई और स्ट्रेटजी बना दी, तीसरा है कुछ और। सो देयर इज़ एन एक्चुअल स्टडी, कोई ब्रासिका करके वो प्लांट है, उसके ऊपर ना कैटरपिलर को छोड़ा गया, ठीक है। कैटरपिलर ने उसको काटना शुरू कर दिया और वो लोग लीफ के अंदर चेंजेस नोट कर रहे थे। दे फाउंड डेडली एंजाइम, वो जो कैटरपिलर को मार भी सकती है, जो लीफ से थोड़े से फासले पे शुरू हो गए थे। ओके। उसके बाद ये किताब और ये सारी स्टडी आई है, तो मैं इसको थोड़ा मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ। तो अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि प्लांट्स जो हैं वो ऐसे नहीं बैठे हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी लेके बैठे हैं। मैं भी आई डोंट नो, अब साइंस को आगे एक्सप्लोर करे एक अलग बात है कि उसने यही स्ट्रेटजी बनानी है कि यार ये 100-500 साल जीने वाला कोई इंसान मखलूक है, ये हमें खाता है, इसको 70 साल में कड़का दें, क्योंकि प्लांट्स की ज़िंदगी तो ज़्यादा है ना। तो हो सकता है कि ये हमारे हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें ये प्लांट्स ही हमें दे रहे हैं, बिकॉज देयर इज सर्टन अगेन जो हार्ट अटैक के एंजाइम्स होते हैं ना, जो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, उनमें से कुछ एंजाइम प्लांट्स के अंदर अभी ये साबित होना शुरू हो गया है। और वो कुछ प्लांट्स हैं जो मैं आगे अभी उसको डिस्कस करूँगा, बट सो फार वो इसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें भाई, वो रिसर्च हमें भी करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक जानी चाहिए कि जो ये प्लांट्स हैं ना उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। तो उस प्लांट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में एक है बेबी कॉन्सेप्ट। बेबी कॉन्सेप्ट क्या है? बेबी कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्लांट्स हैं ना वो अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एज जैसे मैंने बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, तो वो भी अपने बच्चों को बचाना चाहेगा। प्लांट का बच्चा क्या है? सीड, ठीक है। अब वो जिसे क्या बोलते हैं, आलू बुखारा जिसे बोलते हैं, वो जब दरख्त में होता है बड़ा कच्चा होता है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसका बच्चा जो है ना वो अभी बहुत वो है, सेफ नहीं है, तो वो अपनी लीव्स के अंदर कवर करके रखता है, कलर भी वही रखा हुआ है। स्ट्रेटजी देखते जाएं आप। अगर आप गॉड फॉरबिड वो खा लो 2 4 6 8 10 ज़्यादा, पेट ख़राब हो जाता है। वो पेट ख़राब नहीं हुआ, उसके अंदर ऐसा पॉइजन है कि वो बॉडी बोलती है आपको कि भाई ये आपने क्या खा लिया, इसको जल्दी निकालो, इसके अंदर कुछ जहर है। तो उसने आसपास जहर बना के रखा हुआ है। फ्रूट्स की बात करूं मैं अगर मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब वो फ्रूट के आसपास जो जहर है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो मजबूत हो गया सीड। पीच की बात कर ले, मैंगो की बात कर ले, ठीक है, अब वो हो गया सिक्योर। अब फिर से हम बात आती है उस पे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो होता है उसका जिस तरह अपने आप को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है, इसी तरह अपनी नस्ल को बढ़ाना भी है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक इंस्टिंक्ट या कैरेक्टरिस्टिक में से है। अब वो ये चाह रहा है कि यार ये मेरा जो बच्चा है ना, ये सीड है, इसको मैं कहीं आसपास डिस्पर्स कर दूं और इससे दूसरा मेरी नस्ल बढ़े। तो वो क्या करता है, वो अपना कलर चेंज कर देता है। वो क्या कलर होता है, आपने रफली देखा होगा, कोई फ्रूट है ना तो पत्तों का कलर कुछ और होता है, तो फ्रूट का कुछ और हो जाता है ताकि वो विजिबल हो जाए, ठीक है। अब वो विजिबल हो गया, जानवर आ रहे हैं उसको खा रहे हैं, इंसान आ रहे हैं उसको खा रहे हैं, उसके सीड्स डिस्पर्स हो रहे हैं, मकसद पूरा हो रहा है। अब फ्रूट ने एक मज़े की चीज़ और क्या की है, जो वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है, फ्रूट के अंदर सक्रोज नहीं है, यू नो दैट राइट, फ्रक्टोज है। ऐसा ही है। आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट फ्रक्टोज डज इज़ द सेम एज सक्रोज डज। मैं इसको इतना ही लिमिट करके छोड़ दूंगा, सो एवरीवन कैन हैव अ डिबेट ऑन दिस। कमेंट्स में लोग जो बोलें, आप उनके रिसर्च आर्टिकल्स जाएं, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई XYZ प्रोटीन पाउडर और XYZ ये वाली कंपनी जो इसको अपना मंजन बेचना है, उन्होंने कोई स्टडीज़ पब्लिश कराई हैं, मैं उस पर नहीं करता। इट्स एक्चुअल स्टडीज़ डन बाय द हॉस्पिटल्स एंड उसके ना में सोर्सेज बड़े क्रेडिबल होने चाहिए। सो अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्रक्टोज उतना ही नुकसान दे रहा है जो सक्रोज दे रहा है। यानी इसका मतलब है आपको चीनी जितना नुकसान दे रही है ना, चीनी जो आप खाते हैं, उतना आपको फ्रूट भी नुकसान दे रहा है। सही। मेरा कहना यह है फ्रूट ज़्यादा नुकसान दे रहा है। अब वजह क्या है उसकी? जो आप चीनी खाते हैं ना, लाइक रॉ फॉर्म में, जो प्रोसेस्ड फॉर्म में है, या फिर गुड़ है, या जो मतलब मीठी चीज़ें हैं, गुलाब जामुन की बात कर लेते हैं, चलो पब्लिक को आसानी समझ आए। 5 8 10 15 20 कितने खा लेगा बंदा यार। कोई एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहाँ आपको, हाँ, पेट नहीं फुल होता लेकिन तबीयत ख़राब होती है ज़्यादा मीठा खाने से। आप ये नोट कीजिएगा, आप ज़्यादा मीठा खाओगे ना, जलेबी ये वो चीज़ें जो सही डेंस मीठा हो, वो आपको
थोड़ा खाने के बाद जो है वो एक फील एक देता है कि satiety यार level बस होता है, है। बस वो क्या है, वो हंगर हार्मोन है। जब इतना सारा शुगर प्रेजेंट होता है ना ब्लड स्ट्रीम में, गर्लिन नाम है उस हाँ, हार्मोन का, वो आता है, वो बोलता है कि भाई बस बस। बस कर दे इंसान बने, ये क्या डाल दिया है, तुम इतना शुगर मैं हैंडल नहीं कर सकता। प्लांट्स ने क्या स्ट्रेटजी बनाई, प्लांट्स में पहले सक्रोज था, कुछ स्टडीज़ ये बोलती हैं, लेकिन उन्होंने स्विच कर दिया कि यार ये तो 2-4 यहाँ पर आम तोड़ के खा के फिर वापस आते ही नहीं है, अगले दिन फिर कोई और आता है। उन्होंने स्ट्रेटजी कन्वर्ट कर ली, उन्होंने अपने आप को लोड कर दिया फ्रक्टोज से। अब फ्रक्टोज जो है वो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ना, वो उसको बाईपास करता है हार्मोन को, बिकॉज इट्स नॉट सक्रोज, राइट। गर्ल वो गर्लीन को तो आप फ्रूट उस टाइम पे खाए जा रहे हो, वो बाद में आपका अंदर स्पाइक करेगा, वो आपको वही नुकसान देगा जो चीनी देगा, लेकिन उस टाइम पे गर्लीन बेचारा सो रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसको फूल बनाया जा रहा है। फर्स्ट सेंसर तो फ्रक्टोज का आ रहा है ना, गर्लीन वहीं पर है। तो आप 4-5 आम खाट के जब तक ये पेट ना फुल हो जाए ना, वो फीलिंग सेटिस्फेक्शन वाली नहीं आती। पेट फुल हो जाता है, बंदा बोलता है। ये फ्रूट्स का कमाल है। ये कमाल क्या है, ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब आप अपना दिमाग थिंकिंग आप थोड़ा सा और वाइड कर लो। वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप मुझे ये बता दें कि ये तो बच्चा इतना मजबूत हो गया तो इसने अपना ये सारा कर दिया, जिनके बच्चे मजबूत नहीं हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसको सोचने वाली बात है कि नहीं। टमाटर, अगर कोई होलिस्टिक अप्रोच में हो या इवन मेडिकल साइंसेज में भी हो, तो ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। अब ये कंफर्म है कि कैंसर के पेशेंट्स को खाने में सबसे पहले टमाटोज़ के छिलके और सीड्स ये हटाए जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते थे, ठीक है, फॉर नो रीज़न, लेकिन अभी वो चीज़ें हिकमत अब है क्या, इनके जो बेबीज़ हैं ना, वो इतने सेफ़ नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा डेंजरस हैं। बहुत सारे हम लोग अपने सैलड में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या रखते हैं, क्यूकम्बर्स। यार खीरा नहीं काट के लिया, वो रख तो ना, कहाँ है भाई। स्क्विशी, आसान अल्फाज में जिनके स्क्विशी सीड्स हैं ना, मैं तो अभी से बोलूँगा, आगे चीज़ें साबित होंगी, लेकिन मेरा ये मानना है वो अभी भी है। क्यूकम्बर्स आर वेरी प्रो इन्फ्लेमेटोरी, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है बॉडी में, ठीक है। तो जो चीज़ें स्क्विशी सीड्स जिनके हैं ना, तो मैं यही बोलूँगा कि उसको थोड़ा ख्याल से करें। ये बेबीज़, उन्होंने अपने बेबीज़, नहीं है। हाँ, उनके बेबीज़ सेफ़ नहीं है, तो उन्होंने कुछ तो स्ट्रेटजी बनाई है। वो कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग में हो सकता है, उसके स्किन में हो सकता है, उसके एक्चुअली बेबी के ऊपर जो बारीक लेयर है उसमें कुछ हो सकता है, बट दे हैव कम अप विद सम स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि आओ भाई हमें खाओ, आओ भाई हमें काटो, ऐसा नहीं है। तो ये मैं एक चीज़ लाना चाहूँगा टेबल पे। अल्लाह करे इस पे लोग बात करें, ये आगे बात चले, इस पे और एविडेंस आए, तो चीज़ों को थोड़ा तरीके से, थोड़ा ख्याल से, मॉडरेशन के साथ कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद यही सवाल आएंगे कि ओ भाई साहब, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आपने छोड़ा क्या। तो चीज़ें बहुत अलग हैं खाने पॉडकास्ट को, करने ये पड़ ऐसे उसके जाएंगे, लिए इस पे सीरीज करनी अलग पड़ जाएगी करने इस हैं। पे। और अगर पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर हाँ, दिस। नहीं नहीं, वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अभी तो हमने एक कंट्रोवर्सी खोली है, अभी तो पता नहीं कितनी सारी और खुल सकती थी। वेरी ट्रू। बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है अदनान भाई, थैंक यू वेरी मच भाई फॉर शोइंग Thank you अप। very और much. मेरा नहीं ख्याल कोई इससे ज़्यादा इन डेप्थ सेशन फिटनेस में मेरा हुआ है किसी से, क्योंकि हमने बहुत स्पेसिफिकली बातें की हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जनरली काफ़ी एरियाज़ को छेड़ा। तो आई वुड लव टू हैव यू अगेन। और फिर जब तक थोड़ा रिस्पॉन्स देखते हैं, थोड़ी इसकी रील्स वगैरह चलेंगी, लोग पता चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, कि लोग हिलेंगे ज़रूर, क्योंकि Of मैं भी course, हिला हूँ of थोड़ा सा course, of आखिर course. में। नहीं, और मैं चलो, इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं इसी बिल्कुल है, सोसाइटी का हिस्सा हूँ। इंशाल्लाह हम अच्छी यहीं बात है। We should बैठेंगे, हम expand the दोबारा thinking. एग्जैक्टली, और हम डिफेंड भी करेंगे। हम इस चीज़ को जो भी किसी के जहन में कोई ऐसे डाउट्स हैं जो मैं बोलूँगा, तो हम उस साथ में इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने को तैयार हैं। हम सबका यही एक एम है कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। ना आपको पता है मेरा इसमें कोई ज़ाती लालच है, सही ना बात, आपका कोई इसमें सही ऐसा है। मैं उसके लिए भी अप्रिशिएट करता हूँ आपके इन एफर्ट्स को। थैंक यू तो सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन दिस यू आर सो पॉडकास्ट। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अदनान भाई को। खुदा हाफिज़।